नमस्कार और स्वागत है आज के इस डीप डाइव में। आज हम बात कर रहे हैं साहित्यकार सभाचंद्र सुभाष जी के उपन्यास कर्मफल पर, और हमारे पास है डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज की लिखी हुई इसकी एक काफी विस्तृत समीक्षा जी। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये उपन्यास कर्मफल आखिर जीवन, नैतिकता, हमारे संघर्षों के बारे में कहता क्या है। हाँ। और क्योंकि हमारे पास समीक्षा है तो हम उपन्यास को समीक्षक डॉक्टर भारद्वाज की नजर से ही देखेंगे। बिल्कुल सही। और देखिए, डॉक्टर भारद्वाज शुरू ही ऐसे करते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। हाँ, ये तो क्लासिक बात है जी। और वो कहते हैं कि कर्मफल उपन्यास इस बात पर खरा उतरता है। वो ये भी बताते हैं कि लेखक सभाचंद्र सुभाष अपने आसपास से, मतलब आम लोगों की जिंदगी से कहानियां उठाते हैं। अच्छा। तो ये उनके लेखन को जमीनी बनाता है। बिल्कुल, जमीन से जुड़ा हुआ। ठीक है। ये फिर इस समीक्षा को खोलते हैं। समीक्षक कहते हैं कि ये उपन्यास सीधे सीधे कर्म, भाग्य और नैतिकता के उस पुराने जटिल संघर्ष को पकड़ता है जिससे हम सब कहीं न कहीं जूझते हैं। हाँ, ये सनातन सवाल है एक तरह से। तो उपन्यास का जो केंद्रीय विचार है, समीक्षा से क्या उभरता है? ये कर्मफल शब्द का क्या मतलब निकल रहा है उपन्यास के संदर्भ में? देखिए, समीक्षा का जो सबसे मजबूत संदेश है वो यही है कि कर्म ही मनुष्य की नियति बनाता है। कर्म ही नियति। हाँ, मतलब यहाँ कर्म सिर्फ काम नहीं बल्कि आपकी नियत, आपकी नैतिकता से जुड़ा है। और कर्मफल यानी उसका नतीजा जो मिलना ही मिलना है। डॉक्टर भारद्वाज जोर देकर कहते हैं कि उपन्यास दिखाता है कि इंसान अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता, चाहे हालात कैसे भी हों। अच्छा, मतलब परिस्थितियां मायने नहीं रखती हैं। उतना नहीं जितना कर्म, कम से कम उपन्यास के नजरिए से। समीक्षा कहती है कि अच्छे सच्चे कर्म का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। ये एक तरह का अटूट नियम दिखाया गया है। ये काफी दृढ़ नैतिक मौकिफ है, खासकर आज की दुनिया में ये सोचना। खैर, तो समीक्षा ये कैसे बताती है कि उपन्यास इस विचार को कहानी या पात्रों से कैसे दिखाता है? हाँ, वो बताते हैं कि कहानी, मतलब जो प्लॉट है वो शायद ऊपर से सरल लगे, लेकिन उसका असर गहरा है। जो मुख्य पात्र है उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव पाठक को सीधा सोचने पर मजबूर करते हैं, कर्म की ताकत और उसके नतीजों के बारे में। और डॉक्टर भारद्वाज पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण की काफी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि पात्र सिर्फ कहानी के मोहरे नहीं है बल्कि जीते जागते लगते हैं। उनकी अपनी उलझने हैं, वो बदलते हैं, सीखते हैं। खासकर जो नायक है उसके लिए वो कहते हैं कि वो एक आईने जैसा है। पाठक उसमें अपनी या अपने आसपास किसी की झलक देख सकता है, उसकी कश्मकश महसूस कर सकता है। अच्छा, तो मतलब पात्रों का जो आंतरिक संघर्ष है वही कर्म के सिद्धांत को दिखाता है। जी बिल्कुल। अब जरा लेखक की भाषा शैली पर आते हैं। डॉक्टर भारद्वाज उसके बारे में क्या कहते हैं? कैसी भाषा है? भाषा के लिए वो कहते हैं कि सरल है, सहज है, लेकिन उसमें विषय की गंभीरता भी है। मतलब सादगी है पर गहराई नहीं खोती। ये संतुलन बनाना मुश्किल होता है। हाँ, और डॉक्टर भारद्वाज तारीफ करते हैं कि लेखक ने गांव का माहौल, परिवार के रिश्ते, सामाजिक संघर्ष, इन सबको बड़ी स्वाभाविकता से दिखाया है। संवाद भी वो कहते हैं बिल्कुल असली लगते हैं, बनावटी नहीं। पात्रों की भावनाएं, उनके मन की उलझनें वो संवादों से अच्छे से निकल कर आती हैं। तो भाषा पाठक को कहानी से जोड़ती है? जी बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि सरल भाषा भी गंभीर विषयों को कैसे प्रभावी बना सकती है। अच्छा, उपन्यास के सामाजिक पहलू पर समीक्षक क्या कहते हैं? क्या कोई बड़ा सामाजिक संदेश भी है इसमें? हाँ, जरूर है। डॉक्टर भारद्वाज मानते हैं कि ये सिर्फ व्यक्तिगत कर्म और भाग्य की कहानी नहीं है। ये आज के समाज में जो नैतिक गिरावट दिखती है, जो स्वार्थ बढ़ रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उस पर भी एक तरह की टिप्पणी है। अच्छा। समीक्षक को लगता है कि उपन्यास का एक छुपा हुआ संदेश ये भी है कि समाज तभी सुधरेगा जब व्यक्ति खुद सुधरेगा, अपने कर्म सुधारेगा। मतलब व्यक्तिगत नैतिकता और समाज का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये सिर्फ सिस्टम का दोष नहीं है, व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देना महत्वपूर्ण है। तो आखिर में डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज का पूरा मूल्यांकन क्या है? वो कर्मफल को किस तरह देखते हैं? डॉक्टर भारद्वाज इसे सिर्फ एक उपन्यास नहीं मानते, वो इसे जीवन का दार्शनिक आख्यान कहते हैं। दार्शनिक आख्यान? हाँ, उनके हिसाब से ये रचना सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि पाठक को अंदर तक सोचने पर मजबूर करती है, अपने जीवन, अपने कर्मों पर दोबारा विचार करने को उकसाती है। वो मानते हैं कि इसमें जीवन दर्शन है, आस्था है और यथार्थ भी है। इन सब का संतुलन इसे प्रेरणादायक और चिंतनशील बनाता है।
बिना उपदेश दिए सोचने पर मजबूर करना। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहे तो डॉक्टर भारद्वाज की समीक्षा के अनुसार कर्मफल एक गहरी, विचार जगाने वाली और भावनात्मक रूप से असरदार कृति है जो कर्म के सिद्धांत और मानवीय मूल्यों पर टिकी है और पाठक पर एक स्थायी असर छोड़ सकती है। जी, और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या? कि आज की दुनिया इतनी जटिल है, इतनी जुड़ी हुई है, बाहरी ताकतें, सिस्टम, इनका असर इतना ज्यादा लगता है। तो ऐसे में क्या ये सिद्धांत कि सिर्फ हमारे कर्म ही हमारी नियति तय करते हैं, क्या ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या व्यक्तिगत निर्णयों और सामाजिक बदलाव के लिए ये उतना ही शक्तिशाली है जितना शायद पहले माना जाता था? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो आज हमारे डीप डाइव का विषय है एक हिंदी उपन्यास, कर्मफल। जी, हमारे पास इसके लेखक सभाचंद का एक छोटा सा परिचय है और किताब की अपनी भूमिका। और मिशन ये है कि हम पता लगाएं कि ये किताब असल में है किस बारे में। बिल्कुल, इसके पीछे की सोच क्या है और लेखक की अपनी कहानी इसमें कैसे झलकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक हैं सभाचंद, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से। और दिलचस्प बात यह है कि वो शिक्षा विभाग से अंग्रेजी के प्रवक्ता के तौर पर रिटायर हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत अनोखी बात है ना? हाँ, एक अंग्रेजी का अध्यापक और हिंदी में उपन्यास। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके परिचय में लिखा है कि उनके पिता श्री गहाड़ सिंह एक शहीद थे। ये जानकारी मतलब कहानी को एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा आयाम देती है। सही कहा। और उन्होंने ये उपन्यास अपने दादा स्वर्गीय श्री मनीराम को समर्पित किया है। तो एक तरफ शहीद पिता की विरासत और दूसरी तरफ दादा का सम्मान। ऐसा लगता है जैसे परिवार और वो क्या कहते हैं, विरासत की जड़ें बहुत गहरी हैं यहाँ। बिल्कुल, ये समर्पण सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं लगता, ये हमें एक तरह से कहानी के नैतिक कंपास का इशारा दे रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई लेखक की बात। अब आते हैं कहानी पर। लेखक खुद बताते हैं कि कर्मफल चंदर नाम के एक लड़के की कहानी है, बहुत ही गरीब, जिसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 4 साल का था। हाँ, और वो अपनी माँ और दादा के दिए संस्कारों के दम पर मेहनत करके एक सफल अध्यापक बनता है। और लेखक साफ कहते हैं कि उपन्यास का जो मूल मंत्र है वो है कर्म ही पूजा है। यहीं पर मेरा एक सवाल है, एक गरीब लड़का जो संघर्ष करके सफल होता है, ये कहानी तो मतलब हमने कई बार सुनी है, इसमें नया क्या है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें उनकी प्रेरणा में मिलता है। प्रेरणा? हाँ, लेखक कहते हैं कि उन्हें ये उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान से। अरे वाह, गोदान, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, जब कोई लेखक गोदान का नाम लेता है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गोदान तो हिंदी साहित्य का एक तरह से मील का पत्थर है। ठीक यही बात, जब कोई लेखक कहता है कि वो गोदान से प्रेरित है तो वो अपने लिए एक बहुत ऊंचा मयार तय कर रहा है। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कर्मफल सिर्फ एक आदर्शवादी कहानी नहीं होगी। शायद नहीं, शायद इसमें गरीबी और विधवा जीवन जैसी सामाजिक समस्याओं पर एक कड़वी और यथार्थवादी टिप्पणी भी होगी, ठीक प्रेमचंद की तरह। तो ये सिर्फ मेहनत करो और सफल हो जाओ वाली कहानी नहीं है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प कश्मकश है। क्या? एक तरफ प्रेमचंद की ठेठ देसी जमीन से जुड़ी भाषा शैली और दूसरी तरफ एक रिटायर्ड इंग्लिश लेक्चरर की लेखनी। क्या इन दोनों का मेल बैठ पाएगा? देखिए, यही तो सबसे बड़ी चुनौती और देखने वाली बात होगी। क्या सभाचंद की भाषा में वो कच्चापन होगा या फिर हमें एक ज्यादा परिष्कृत सधी हुई शैली देखने को मिलेगी? सही का। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि लेखक के अपने जीवन के अनुभव, उनके शहीद पिता, उनके मूल्य और प्रेमचंद से मिली साहित्यिक प्रेरणा, इन सब का एक संगम है। और इसी संगम से जुड़ा एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प पहलू है। भूमिका के अंत में लेखक ने पाठकों से एक अनुरोध किया है। क्या अनुरोध? वो कहते हैं कि टाइपिंग की गलतियों पर ध्यान न देकर कृपया मेरे भावों और आदर्शों को समझने की कोशिश करें। ये तो बहुत ही ईमानदार और सीधी बात है। आज के जमाने में कौन अपनी गलतियों को ऐसे खुले तौर पर स्वीकार करता है? हाँ, और ये आज के समय में एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, हर वीडियो हाई डेफिनेशन, हर लेख बिना किसी गलती के। ऐसे में एक लेखक का ये कहना कि मेरी गलतियों को नजरअंदाज करके मेरे दिल की बात सुनो, हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो इस डीप डाइव से हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या निकलती है? सोचने वाली बात ये है कि क्या हम किसी रचना के परफेक्शन या उसकी बाहरी चमक दमक के इतने आदी हो गए हैं
कि हम उसके पीछे की सच्ची भावना, जुनून और ईमानदारी को देखने की क्षमता खोते जा रहे हैं? क्या एक कहानी का दिल उसकी परफेक्ट ग्रामर में होता है या उसके भावों में? ये सवाल कर्मफल हमें पढ़ने से पहले ही दे जाता है। आज का हमारा डीप ड्राइव एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होता है। जब हम संघर्ष से समृद्धि तक पहुंचते हैं, तो क्या हम उन मूल्यों को पीछे छोड़ देते हैं जिन्होंने हमें वहां पहुंचाया? हमारे हाथ कर्मफल नाम की एक कहानी लगी है। ये 3 पीढ़ियों के त्याग और सफलता की कहानी है, लेकिन अंत में यही एक चिंताजनक सवाल भी छोड़ जाती है। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रासंगिक है। कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़ी त्रासदी से होती है। भानुमति के पति सिंह भारत पाक युद्ध में शहीद हो जाते हैं। और अब वो 2 छोटे बच्चों के साथ अकेले रह जाती हैं। और उस वक्त मदद के नाम पर उन्हें मिलता क्या है? जिला कलेक्टर से एक सिलाई मशीन और बस कुछ दिलासे। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी वो 1 एकड़ बंजर जमीन देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सिलाई मशीन, क्या ये एक मौका थी या एक तरह का मजाक? देखिए, उस समय के हिसाब से देखें तो ये दोनों था। एक तरफ तो ये बिल्कुल नाकाफी था, लेकिन दूसरी तरफ भानुमति के लिए यही एक औजार था। सही। यहाँ जो बात हैरान करती है वो ये है कि उन्होंने हालात पर रोने के बजाय उस एक मशीन को ही अपनी तकदीर बदलने का जरिया बना लिया। अच्छा। उन्होंने न सिर्फ सिलाई सीखी बल्कि उसमें महारत हासिल कर ली। और उनकी ईमानदारी का किस्सा तो कमाल का है। स्रोत में लिखा है कि वो कपड़े का छोटे से छोटा टुकड़ा भी ग्राहकों को लौटा देती थीं। ये सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, कपड़े का वो छोटा सा टुकड़ा वापस करना, वो तो विश्वास बनाने जैसा था। सही बात है। ये उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन गई। हाँ, ये उनका सोशल कैपिटल था। इसी विश्वास ने उन्हें गांव की सबसे भरोसेमंद दर्जी बना दिया। और यही स्थिरता वो नींव बनी जिस पर उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य खड़ा किया। और उसी नींव पर उनके बेटे चंदर की परवरिश हुई। भानुमति ने ये पक्का किया कि जो मूल्य उनके काम आए वे अगली पीढ़ी तक भी पहुंचे। उन्होंने चंदर को हमेशा अपने दादा की तरह ईमानदार और कर्तव्य परायण बनने की सीख दी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सामाजिक पहलू भी है। क्या? जब दादा मनसूख चंदर का नाम लिखवाने स्कूल जाते हैं तो मास्टर जी भानुमति के बारे में एक बात कहते हैं। वो कहते हैं, भानुमति मर्द है। ये सुनना आज शायद अजीब लगे, लेकिन उस दौर में ये एक औरत की हिम्मत को दी जाने वाली सबसे बड़ी उपाधि थी। ये तो बहुत कुछ कहता है उस समाज के बारे में। एक महिला की दृढ़ता को सराहने के लिए सबसे ऊंचा पैमाना पुरुष होना ही था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भानुमति ने वो बाधाएं तोड़ी जो सिर्फ महिलाओं के लिए बनी थीं। हाँ। और उनके बेटे ने उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। बिल्कुल नहीं। स्रोत में चंदर के अनुशासन के बारे में एक लाइन है जो दिमाग में बैठ जाती है। सूर्य भी उदय होने में देर सवेर कर दे, पर चंदर नहीं। अरे वाह। ये दिखाता है कि माँ की दी हुई शिक्षा उसकी रग रग में बस गई थी। उसकी सफलता सिर्फ उसकी अपनी मेहनत नहीं थी, बल्कि उसकी माँ और दादा के दिए संस्कारों का कर्मफल था। और ये विरासत की बात एक बहुत ही भावुक मोड़ पर पहुंचती है जब जवान चंदर अपने शहीद पिता के कपड़े पहनता है। हाँ। और वो हूबहू उनकी तरह दिखता है। ये देखकर दादा मनसूख फूले नहीं समाते। ये सिर्फ शारीरिक समानता नहीं है, ये असल में चरित्र और कर्तव्य की विरासत का हस्तांतरण है। दादा मनसूख खुद वो मितव्ययिता की मिसाल थे। पैदल चलकर पैसे बचाते थे क्योंकि उनका मानना था बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सही बात है। उनका ये त्याग सिर्फ पैसे बचाना नहीं था, ये अगली पीढ़ी के भविष्य में एक निवेश था। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, निचोड़ ये है कि ये कहानी 3 अलग अलग लोगों की नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे एक परिवार एक यूनिट की तरह काम करता है। अच्छा। दादा का त्याग चंदर की शिक्षा का ईंधन बनता है और भानुमति का साहस और हुनर उस पूरे परिवार को बिखरने से बचाता है। एक का कर्म दूसरे का फल बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्रोत के आखिर में दादा मनसूख एक चिंता जताते हैं जो हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले आती है। वो सोचते हैं सुख संपन्नता में अक्सर लोग भूल जाते हैं। उन्हें डर है कि क्या आने वाली पीढ़ियां उनके बेटे के बलिदान और इस संघर्ष को याद रखेंगी। और यही इस कहानी को कालजयी बना देता है। ये सिर्फ अतीत का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी है। और यही आज का हमारा अंतिम विचार है।
जब कोई परिवार या समाज संघर्ष के बाद समृद्धि प्राप्त करता है तो वो ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उन मूल्यों को न भुलाया जाए जिन्होंने उस सफलता की नींव रखी थी। त्याग और कठिन समय में सीखे गए सबक को याद रखने का क्या कोई तरीका है? आज की डीप डाइव का फोकस है कर्म फल। हमारे पास स्रोत के तौर पर है एक परिवार की कुछ पीढ़ियों की कहानियां, खास तौर पर चंदर के दादा मनसुख और पिता सिंह के जीवन से जुड़े किस्से। हाँ। मिशन है कर्तव्य, चरित्र और कर्मों के नतीजों जैसे विषयों पर इन पारिवारिक कहानियों से अहम सबक निकालना। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कैसे रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण लगने वाली घटनाओं से भी ना जिंदगी के गहरे मतलब उभर आते हैं। सही बात है। हम देखेंगे कि ईमानदारी, फर्ज निभाना, यहाँ तक कि मजाक का अंदाज भी वो किसी की जिंदगी और पीछे छोड़ी गई यादों पर कैसा असर डालता है। तो चलिए सीधा गोता लगाते हैं। चंदर के दादा मनसुख की कहानी से शुरू करते हैं। उस स्रोत बताते हैं कि वो बहुत ईमानदार और दिलेर थे, भले ही गरीब थे। हाँ। एक किस्सा तो कमाल का है, जब वो राजा के महल में संतरी थे, उन्होंने राजा को ही गेट पे रोक दिया। हाँ, ये वाला किस्सा। बोले पहचान बताओ वरना आगे नहीं बढ़ सकते। सोचिए, राजा खुद कह रहे मैं राजा हूँ। हाँ, और मनसुख का तर्क ये था कि भेष बदलकर कोई दुश्मन भी तो आ सकता है, रानियों की सुरक्षा पहले। बिल्कुल, पर उन्हें डर तो लगा ही होगा, नौकरी जाने का डर। जाहिर है डर तो लगा होगा। ये कर्तव्य निष्ठा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, डर के बावजूद सही काम करना। पर नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा ये कि राजा ने डांटने के बजाय उनको इनाम दिया, भारी इनाम, उनकी ईमानदारी और ड्यूटी के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि उसूलों पर टिके रहने का फल मिल सकता है, कभी कभी बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से। ये बात तो है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? असल जिंदगी में? सही सवाल है। जरूरी नहीं कि हमेशा नतीजा इतना सकारात्मक हो। ये कहानी शायद एक आदर्श को दिखाती है, असलियत थोड़ी अलग हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं चंदर के पिता सिंह पर। वो फौज में थे, पर एक कमाल के छान बंधे या भी थे। छप्पर बनाने वाले? हाँ, और बड़े हंसमुख किस्म के इंसान थे। उनका भी एक किस्सा है। एक बुढ़िया के घर छप्पर डाल रहे थे। हाँ, ये वाला। और दोपहर के खाने में उस बुढ़िया ने क्या किया कि घी की जगह पानी मिला दिया। और सिंह ताड़ गए, समझ गए वो, पर कुछ बोले नहीं। शायद वो उसकी गरीबी समझकर चुप रह गए। लेकिन फिर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले दिन जब वो छप्पर बांध रहे थे तो उन्होंने चूल्हे के ठीक ऊपर रस्सी जरा ढीली छोड़ दी, जानबूझकर। अच्छा, ये कैसा करम भल हुआ? बदला लेने का ये तरीका तो बड़ा अनोखा है। हाँ, अनोखा तो है। यहाँ कर्म फल का सिद्धांत थोड़ा अलग, थोड़ा सूक्ष्म रूप से सामने आता है। सिंह का बदला सीधा नहीं था। हाँ, टकराव वाला नहीं। बिल्कुल, बल्कि उसी स्थिति से जुड़ा हुआ और थोड़ा कह सकते हैं कि विनोदी भी। तो फिर हुआ क्या? बारिश में वही हुआ जो होना था। बरसात में पूरी छत सूखी रही, सिवाय उस जगह के जहां चूल्हा था। ठीक तवे पर पानी टपकने लगा, टॉप टॉप। अरे बाप रे, बुढ़िया तो समझ ही गई होगी। फौरन समझ गई। बाद में जब वो सिंह से मिली तो सिंह ने हंसते हुए पूछा भी, क्यों माँ, तवे पर पानी टपक रहा है? खांड में डाला पानी टपक रहा है। खांड यानी खाना। कमाल है। तो ये दिखाता है कि कर्मों का फल कैसे मिलता है, कभी कभी तुरंत और बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से। सिंह का चरित्र यहाँ ज्यादा परतदार लगता है। हाँ, हुनरमंद भी, मजाकिया भी, और अपने तरीके से हिसाब बराबर करने वाला भी। बिल्कुल। और स्रोत में एक दुखद बात भी है कि ऐसे हंसमुख लोग शायद ज्यादा नहीं जीते, जो बाद में उनकी भारत पाक युद्ध में शहादत से जुड़ती है। ओह हाँ, ये दुखद है। जिंदगी और कर्मों का खेल सच में पेचीदा है। बिल्कुल। तो दादा की ईमानदारी और पिता के ये सब किस्से, उनका हुनर, उनका मजाक और ये कर्म फल वाली घटनाएं, ये सब चंदर की परवरिश का हिस्सा बने होंगे। हाँ, जरूर। उसने दादा से खेती सीखी, पिता के जाने के बाद गांव वालों से उनके किस्से सुने, और उनकी माँ भी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी पर पशुपालन और खेती में माहिर थी। तो चरित्र की होती है, कहानियों की होती है। ये किस्से बताते हैं कि उसूल, हुनर, जीने का अंदाज, ये सब कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। हाँ, और किसी की पहचान गढ़ता है मुश्किलों के बावजूद। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव से हमने देखा चरित्र के दो अलग रंग। एक तरफ मनसुख की अटूट कर्तव्य निष्ठा, जहां सिद्धांत डर से बड़ा था,
और दूसरी तरफ सिंह का जीवन जीने का तरीका, जिसमें हुनर था, हास्य था और कर्मों का एक अलग ही तरह का हिसाब किताब था। बिल्कुल। ये कहानियां हमें कर्मफल के विचार पर सोचने को मजबूर करती हैं, लेकिन शायद एक अलग नजरिए से भी। किस तरह से? सोचने वाली बात यह है कि हमारे रोज के छोटे छोटे काम, हमारी नीयत, मुश्किलों से हम कैसे निपटते हैं, यहां तक कि हमारा मजाक करने का अंदाज, ये सब अनजाने में कैसे न सिर्फ हमारी अपनी कहानी लिखता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक विरासत, एक छाप छोड़ जाता है। ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम एक हिंदी कहानी के कुछ पन्नों में झांक रहे हैं। ये पन्ने हमें मनसुख नाम के एक बुजुर्ग, उनकी बहू भानुमति और उनके पोते चंदर की जिंदगी में ले जाते हैं। कहानी की शुरुआत में ही मनसुख के जीवन के जो दुख हैं वो सामने आते हैं। पहले पत्नी नहीं रही, फिर अकेले बेटे सिंह को पाला और फिर वो बेटा भी देश के लिए शहीद हो गया। जी, मतलब एक के बाद एक बहुत कठिन समय देखा उन्होंने। हाँ, जैसे उन पे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। लेकिन कहानी में एक लाइन है कि वो हिम्मत नहीं हारे। लिखा है, जो सिपाही एक राजा को 10 मिनट द्वार पर रोके रख सकता है, वो भला हिम्मत कैसे हार सकता है? शायद फौज का असर है ये। बिल्कुल, वो फौजी जज्बा। इन हिस्सों में उनका अकेलापन भी है, हुक्के का साथ, और अपने पुराने फौजी दोस्त बीरबल से उनकी बातचीत का भी जिक्र मिलता है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस परिवार के संघर्ष को समझने की, उनके रिश्तों को, और एक जो बड़ा फैसला उनके सामने है उसे देखने की। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो अब मनसुख के जीवन में कौन है? बस पोता चंदर और बहू भानुमति। और मनसुख को भानुमति की बड़ी चिंता रहती है। वो चाहते हैं कि चंदर की शादी हो जाए जल्दी। हाँ, ताकि भानुमति को एक सहारा मिल जाए, घर में कोई आ जाए उनका हाथ बटाने वाला। बिल्कुल। और मनसुख की ये भी इच्छा है कि भाई उनके जीते जी ये काम हो जाए। और यहीं पर कहानी का एक और पहलू सामने आता है। वो एक ही जिंदगी में कई बार जीने मरने वाली बात है। पत्नी गई, फिर बेटा गया, तो मनसुख का जीवन जैसे एक नया बहुत मुश्किल दौर शुरू हुआ। उनका वो अकेलापन, हुक्के पर उनकी निर्भरता, ये सब उसी संघर्ष को दिखाते हैं। और शायद वो जो फौजी हिम्मत की बात है वो अब इसी इच्छा में लग रही है कि परिवार को फिर से संभाला जाए, सुरक्षित किया जाए। सही कहा। और इसी सब के बीच गांव का नंबरदार चंदर के लिए एक रिश्ता लेकर आता है। लड़की है, गरीब किसान की बेटी, पढ़ी लिखी नहीं है, पर खेती बाड़ी के काम में होशियार बताई गई है। और मनसुख का नजरिया देखिए, कितना प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं, हमें क्या नौकरी करवानी है, घर खेत का काम आता हो बस। हाँ, ये उस समय की सामाजिक और आर्थिक सच्चाई भी दिखाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी चलाने का हुनर वो किताबी ज्ञान से ज्यादा मायने रखता था कई बार। और मनसुख का ये फैसला, ये भविष्य की चिंता भी है और वर्तमान की जरूरत भी, कि भानुमति का बोझ कुछ कम हो और अपनी आंखों के सामने वो घर बसता देख लें। नंबरदार को कह भी दिया जाता है कि लड़की के पिता को बुला लाओ। जी। कहानी फिर हमें एक सर्द रात में ले जाती है। कड़ाके की ठंड है और भानुमति और चंदर माँ बेटा खेत में गेहूं सींच रहे हैं। अंधेरी रात है, अमावस्या की। हाँ, वो रोजमर्रा का संघर्ष, बड़ा सजीव चित्रण है। और तभी वो पानी की नाली, मतलब धारा, वो टूट जाता है। उसको ठीक करने में जो मशक्कत है, वो उनके जीवन की मुश्किलों जैसी ही है। हाँ, और उसी ठंड भरी रात में, वो मुश्किल के बीच, भानुमति हिम्मत करके चंदर से पूछती है शादी के बारे में। हाँ, उसी वक्त। हाँ, लेकिन चंदर, वो तो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो थोड़ा हिचकिचाता है। कहता है, अभी तो पढ़ रहा हूँ, क्या जल्दी है? यहां दिखता है वो पीढ़ियों का अंतर, या कहिए सोच का फर्क। चंदर पढ़ रहा है, उसके मन में शायद कुछ और सपने होंगे। कहानी में उसे गुदड़ी का लाल भी कहा गया है। हाँ, मतलब गरीबी में छिपी हुई प्रतिभा। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि क्या ये प्रतिभा उसे परिवार की जो जरूरतें हैं, जो दादा की इच्छा है, उससे दूर ले जा पाएगी? कहानी ये भी इशारा करती है कि वो बचपन से खेती में भी बहुत होशियार है। वो कहावत है मूसे का जाया तो बिल ही खोदेगा। सही। तो एक कश्मकश है उसके मन में, पढ़ाई और जमीन दोनों के बीच। भानुमति भी उसे समझाती है, दादा की इच्छा का वास्ता देती है कि कहीं वो परलोक न चला जाए इससे पहले, और अपनी जरूरत भी बताती है कि बहू आ जाएगी तो उसे भी थोड़ी राहत मिलेगी। तो एक तरफ है वो गुदड़ी का लाल, जिसके लिए शिक्षा शायद कोई और दरवाजा खोल सकती थी, और दूसरी तरफ परिवार की फौरी जरूरतें हैं। एक बुजुर्ग की आखिरी इच्छा है, और फैसला व्यावहारिकता की तरफ, जरूरत की तरफ झुकता दिख रहा है। हाँ,
लगता तो यही है। कहानी का ये हिस्सा तब खत्म होता है जब सुबह होती है और चंदर ठंड से बुरी तरह कांपता हुआ घर लौटता है। मनसूख जाग चुके हैं, भानुमति से अपनी चिलम तैयार करने को कहते हैं। चंदर के लिए आग जलाई जाती है ताकि वो हाथ पैर सेंक ले, और फिर मनसूख अपने हुक्के की गुड़गुड़ाहट में खो जाते हैं। जिंदगी बस चलती रहती है अपनी मुश्किलों के साथ। तो इस डीप डाइव में हमने मनसूख के परिवार के दर्द को महसूस किया, उनके रोज के संघर्ष को देखा और उनके जीवन के एक अहम मोड़ को भी। हमने देखा कि कैसे चंदर की अपनी इच्छाएं यानी पढ़ाई की इच्छा, वो परिवार की जरूरतों और दादा की इच्छा यानी शादी से टकरा रही हैं। बिल्कुल, और ये अंश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, खासकर जब हम देखते हैं कि कहानी के इन पन्नों पर एक शीर्षक दिया गया है, कर्मफल। इससे एक बड़ा सवाल मन में आता है कि ये जो फैसला लिया जा रहा है व्यवहारिकता के दबाव में, जरूरत के हिसाब से, खासतौर पर एक अनपढ़ बहू का पढ़ रहे चंदर की जिंदगी में आना, ये भविष्य में इस परिवार के लिए कैसा फल लाएगा? इस सोचने वाली बात है। क्या ये वाकई भानुमति का बोझ कम करेगा जैसा मनसूख सोच रहे हैं, या फिर ये उस गुदड़ी के लाल और उसकी अनपढ़ पत्नी के बीच एक नए तरह के संघर्ष की वजह बनेगा? ये सवाल हैं जो ये कहानी के पन्ने हमारे लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। नमस्ते। आज इस डीप डाइव में हम एक कहानी के अंश को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये कहानी है, नाम शायद कर्मफल है, उसी का एक हिस्सा लगता है, और इसमें हमें भानुमति और उसके बेटे चंदर की जिंदगी की एक झलक मिलती है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है भानुमति की शहर की यात्रा से। हाँ, वो हर 3 महीने में जाती है पेंशन लेने। बेटा चंदर साथ होता है। और ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं है। नहीं, ये मौका होता है घर का जरूरी सामान लाने का भी। मतलब नून, हल्दी, मिर्च, तेल, साबुन, गुड़, शक्कर, स्याही, कापी, किताब, धागे, सब कुछ। समझ गया। तो आज का हमारा मिशन क्या है? मतलब इस अंश से हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम भानुमति और चंदर के जीवन को, उनके जो रोज के संघर्ष है, उस समय का समाज कैसा था, और एक जरूरी घटना चंदर की सगाई, इन सब की मुख्य बातें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत चंदर से करते हैं। वो माँ को पैरगाड़ी पर ले जाता है, मतलब साइकिल रिक्शा जैसा कुछ। हाँ, पैरों से चलाने वाली रिक्शा माँ को डाकघर छोड़कर फिर सीधा कॉलेज। और ये बड़ी बात है कि मौसम कैसा भी हो, कॉलेज नहीं छोड़ता। बिल्कुल, आंधी, पानी, सर्दी, कुछ भी हो, ये दिखाता है कि पढ़ाई को लेकर वो कितना सीरियस था। और जब खाली होता तो वापस डाकघर आ जाता। माँ क्या करता था? वहाँ फौजियों की बातें सुनता था। उनसे उसे पता चलता था कि देश के लिए वो लोग कितना जोखिम उठाते हैं। और बाबुओं को भी देखता था पेंशन के कागज बनाते हुए। हाँ, और ये भी देखता था कि वो लोग अक्सर देर करते हैं। मतलब एक तरह से सिस्टम को करीब से देख रहा था, दुनियादारी सीख रहा था। और इसी बीच वो अटल जी का भाषण भी सुनता है शहर में। हाँ, और कहानी बताती है कि वो उनके बोलने के अंदाज से, उनकी भाषा से, आंखों के इशारों से बड़ा प्रभावित हुआ। तो ये सिर्फ एक भाषण सुनना नहीं था उसके लिए, कुछ और था। हाँ, ऐसा लगता है कि उसके मन में शायद अच्छी भाषा, बोलने की कला, इन चीजों के लिए छिचाव पैदा हो रहा था। वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो स्टाइल को पकड़ रहा था। दिलचस्प है। अब जरा भानुमति की बात करते हैं। पेंशन सिर्फ 40 रुपए महीने की। हाँ, जो घर चलाने के लिए तो ठीक ठाक थी शायद, पर जैसा कहानी में लिखा है, शादी ब्याह जैसे बड़े खर्चों के लिए तो बिल्कुल नाकाफी। तो वो क्या करती थी? वो सिलाई का काम करती थी। इससे थोड़ी अतिरिक्त कमाई हो जाती थी, हाथ तंग नहीं रहता था, और वो दूसरों की मदद भी कर पाती थी। लेकिन जिंदगी को लेकर उसका नजरिया बड़ा यथार्थवादी सा लगता है। हाँ, बिल्कुल। उसकी वो बात है ना कि स्वार्थ ही वह रेशम का धागा है जो मानव को मानव से जोड़े रखता है। ये तो बहुत कड़वी बात लगती है। कड़वी है, पर शायद उसके अपने अनुभवों का निचोड़ है। वो देखती होगी कि लोग जरूरत पर ही पास आते हैं, मतलब निकल गया तो दूर हो जाते हैं। ये उस समय के समाज की एक सच्चाई हो सकती है। पर इसी कहानी में रविवार के दिन की एक अलग तस्वीर भी है। मोहल्ले के लोग साथ में धूप सेक रहे हैं, पूर जला रहे हैं। हाँ, अलाव, और उस पे बाजरे की रोटियां सेक रहे हैं, आपस में बांटकर खा रहे हैं। बच्चे हैं, वो एक दूसरे से मांग कर खा रहे हैं, कोई शर्म नहीं। वो माहौल बिल्कुल अलग है, उसमें अपनापन है। सही कहा। और इसी रविवार को दोपहर में कहानी का एक अहम मोड़ आता है। हाँ, चंदर की सगाई के लिए मेहमान आते हैं। भानुमति चाय बनाने लगती है, और चंदर, वो तो बाहर खेल रहा था। हाँ, और वो मेहमानों के सामने आने में शर्मा रहा था,
क्योंकि उसकी निक्कर फटी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, बच्चे का संकोच। तभी नंबरदार बीच में आते हैं। हाँ, गांव के मुखिया या कोई प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। वो चंदर की तारीफ करते हैं, पढ़ा लिखा है, होनहार है, जमीन है, नौकरी भी लग जाएगी। और कमाल की बात यह है कि सगाई वाले चंदर के सिर्फ राम राम जी कहने के तरीके से ही मान जाते हैं। हाँ, ये उस वक्त की सादगी है। और भानुमति दहेज बिल्कुल नहीं मांगते, बस रस्म के लिए 4 चवन्नी, मतलब 1 रुपया भी नहीं। ये उसकी समझदारी दिखाता है। तो सगाई पक्की हो जाती है। हाँ, पक्की। चंदर को शगुन के 2 रुपये मिलते हैं। रात में फिर गीत संगीत होता है, नाच गाना, बताशे बटते हैं, खुशी का माहौल। लेकिन क्या ये खुशी सबके मन में है? पड़ोसियों का क्या रिएक्शन था? वही कहानी एक और पहलू दिखाती है। पड़ोस की देवरानी जेठानी है, वो ऊपर से तो खुश हैं, पर अंदर ही अंदर जल रही हैं कि उनके बेटों से पहले चंदर की सगाई कैसे हो गई। अच्छा, ईर्ष्या वाली बात। हाँ, कहानीकार कहता भी है, ईर्ष्या पड़ोस में ही होती है, प्रेम भी पड़ोस में होता है। बहुत सच्ची बात है, नजदीकी ही जलन पैदा करती है। और भानुमति, उसके मन में क्या चल रहा है? खुशी के साथ कुछ और भी? बिल्कुल। अब उसे चिंता होने लगती है बेटे की शादी के खर्चे की। सामान, कपड़े लत्ते, बाजा, बस ये सब कैसे होगा? उसे भाईचारे से मदद की उम्मीद है? कम ही लगती है। उसे लगता है कि भाईचारा तो अक्सर दूसरों की परेशानी में मजा लेता है, ताने कसता है। उसे अगर उम्मीद है तो अपने मायके से। रिश्तों की ये उलझन है। तो कुल मिला के इस डीप डाइव में हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे भानुमति कम साधनों में भी मेहनत और समझदारी से घर चला रही है, और चंदर अपने आसपास की दुनिया से सीख रहा है, फौजियों से, बाबुओं से, नेताओं से, रिश्तों से। हाँ, हमने समुदाय का अपनापन भी देखा, पूर वाली रोटियां, और साथ ही रिश्तों में स्वार्थ और जलन की परतें भी देखी। बिल्कुल। और चंदर की सगाई जो खुशी का पल है, वो भी आने वाली जिम्मेदारियों और समाज के दबावों की तरफ इशारा करता है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या वाकई जैसा भानुमति सोचती है, स्वार्थ ही रिश्तों का आधार है? या फिर उस अलाव के पास बटी रोटी और बच्चों के निश्चल प्रेम में रिश्तों की कोई ज्यादा गहरी, ज्यादा मजबूत डोर भी होती है? सोचने वाली बात है। तो चलिए आज देखते हैं, हमारे पास है कर्मफल कहानी के कुछ अंश। ये चंदन नाम के एक युवक के बारे में है ना? जी हाँ, बिल्कुल। 12वीं से लेकर उसकी शादी तक का सफर। तो इन स्रोतों से हम क्या देखने वाले हैं? मतलब इस डीप डाइव का मिशन क्या है? देखिए, इन पन्नों में एक मेहनती छात्र है, उसका सीधा साधा सा परिवार है, और फिर अचानक से तय हुई शादी, और उससे जुड़ी कुछ आप कह सकते हैं दिलचस्प घटनाएं। हाँ। तो हमारा मकसद है चंदर की जिंदगी के वो मोड़ देखना, और साथ ही उस जमाने के सामाजिक रीति रिवाजों की एक झलक पाना। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है चंदर के कॉलेज के दिनों से। हाँ, कॉलेज लाइफ। वो पढ़ने में काफी होशियार था। अच्छा, जैसे? मतलब क्लास में हमेशा आगे बैठना, ध्यान से सुनना। कहते हैं उसे सब कुछ लेक्चर में ही याद हो जाता था। अरे वाह! उसके इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने तो भविष्यवाणी भी कर दी थी। क्या भविष्यवाणी? कि ये लड़का जरूर टीचर बनेगा, अध्यापक। और क्या वो भविष्यवाणी सच हुई? हाँ, मजे की बात ये थी कि आगे चलकर ये बात सच भी हुई। हाँ, लेकिन कहानी सिर्फ पढ़ाई के बारे में तो नहीं होगी। नहीं, उसके परिवार का भी जिक्र है। माँ और दादा वो पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। और एक छोटी बहन थी खुशी, वो पढ़ाई भी करती थी और साथ में घर के काम, पशुओं का काम, सब में हाथ बटाती थी। उस जमाने में शायद लड़कियों पर काफी जिम्मेदारियां होती थीं घर की। बिल्कुल। यहाँ तक कि जिक्र है कि भीषण गर्मी में जब चारा मिलना मुश्किल होता था, वो कहीं ना कहीं से घास ले ही आती थी। मेहनती परिवार था। फिर अचानक शादी की बात कैसे आई? हाँ, वही तो। एक दिन अचानक नाई आ गया, साथ में चंदर का होने वाला साला भी था, रिश्ता लेकर। अच्छा, सीधे रिश्ता? हाँ, और तारीख भी तय हो गई, 22 जून। फिर तो घर में शादी की तैयारी, गीत संगीत, वो सब शुरू हो गया। इसी बीच वो सपने वाली बात भी है। जी, उसी दौरान चंदर एक अजीब सपना देखता है। जंगल है, कोई लड़की भैंस चरा रही है, उसे प्यास लगी है, और वो लड़की उसे दूध पीने को कहती है, लेकिन फिर वही भैंस उसे सींगों पर उठाकर फेंक देती है। बड़ा अजीब से सपना। कहानी में एक मिस्ट्री का एलिमेंट डालता है ये सपना। खैर, ये 22 जून की तारीख का क्या महत्व था? देखिए, 22 जून का समय किसानों के लिए पारंपरिक रूप से शादियों का होता था। क्यों? क्योंकि तब तक फसल कट चुकी होती थी, पैसे हाथ में हो या ना हो, कर्ज लेकर भी शादियां इसी समय होती थी। समझ गई। और फिर लगन की रस्म हुई होगी। हाँ, लगन
मतलब शादी पक्की होने की रस्म। पंडित जी आए, मंत्र पढ़े गए, चंदर का तिलक हुआ। और फिर आ गया शादी का दिन 22 जून। जी, और उस दिन भयंकर गर्मी थी। बारात निकली गांव के लिए। गर्मी में बारात मुश्किल तो हुई होगी। हुई। स्रोत बताते हैं कि कुछ बारातियों का गर्मी से बुरा हाल हो गया था। गांव पहुंचने पर औरतें मजाक भी उड़ा रही थी उन्हें देखकर। अच्छा अच्छा, बारात रुकी कहाँ? गांव के स्कूल के आंगन में। और फिर दावत हुई होगी। हाँ, और दावत का जिक्र बड़ा मजेदार है, खासकर वो घी खाने वाले बारातियों का। घी खाने वाले बाराती मतलब? 4-5 बाराती ऐसे थे, कहते हैं उन्होंने थाली में लगभग किलो भर घी डलवा लिया। 1-1 किलो घी? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, परोसने वाला भी थक गया उन्हें घी देते देते। बाप रे, ये क्यों किया उन्होंने? कोई रस्म थी या बस? शायद अपनी धाक जमाने का तरीका हो, या सच में खाते हो इतना, कहना मुश्किल है। तो लड़की वालों ने क्या सोचा ये देखकर? उन्हें शक हुआ, भाई इतना घी कोई कैसे पचा सकता है। तो उन्होंने रात भर उन बारातियों पर नजर रखी। कुछ हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं हुआ, पर सुबह उन्होंने बारातियों की ताकत परखने की सोची। अच्छा, कैसे? उन्होंने रास्ते में भारी मुगदर रख दिए, वो कसरत करने वाले भारी लकड़ी के होते हैं ना। हाँ हाँ, देखें। फिर? तो एक बाराती था नंद किशोर, जिसने खूब घी खाया था। वो तो मुगदर देखकर वापस सोने चला गया। डर गया शायद। लेकिन एक दूसरा बाराती था रामपत, उसने बड़े आराम से वो मुगदर उठाए और किनारे फेंक दिए। अच्छा, यानी घी का असर दिखा। शायद। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, और भी परीक्षाएं हुई। और क्या क्या हुआ? कुएं से पानी खींचना पड़ा, फिर कुएं की पतली मेड़ पर चलना था, और आखिर में हुई कुश्ती। कुश्ती भी? हाँ, गांव का एक नामी पहलवान था, उसने ललकारा। फिर कौन लड़ा बारात की तरफ से? रामपत? नहीं, वही घी खाने वाला नंद किशोर, जो मुगदर देखकर सोने चला गया था। क्या वो लड़ा? हाँ, और उसने पहले ही दांव में चित कर दिया। कमाल है। पहलवान ने भी हार मान ली। अब इन सब चीजों को देखकर लड़की वाले तो भाई बारातियों के कायल हो गए। मान गए उनकी ताकत को। इतने प्रभावित हुए कि कहते हैं कुछ कुआने बारातियों के रिश्ते भी वहीं तय कर दिए गए। अरे वाह, मतलब घी खाना सफल रहा। कह सकते हैं उन्होंने सिर्फ घी नहीं पचाया, अपनी ताकत का सबूत भी दिया। दिलचस्प। और आखिर में दुल्हन कमली की विदाई हुई। हाँ, अंत में कमली की विदाई हुई कार में। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि वो थोड़ी चिंता में थी। किस बात की चिंता? कि वो खुद तो पढ़ी लिखी नहीं है और उसका पति चंदर बीए कर रहा है। ये फर्क उसे परेशान कर रहा था। ये भी उस दौर की एक सच्चाई रही होगी। जी, हालांकि चंदर का स्वभाव देखकर उसे कुछ राहत मिली, ऐसा लिखा है। तो कुल मिलाकर इस डीप डाइव से हमने देखा कि कैसे एक होनहार छात्र का जीवन अचानक पारंपरिक रिवाजों से जुड़ता है। हाँ, एक तरफ साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि है, दूसरी तरफ शादी की दावत में वो घी वाला असाधारण किस्सा, और फिर वो बारातियों की ताकत की मजेदार परीक्षाएं। सही कहा। शिक्षा और परंपरा, सादगी और दिखावा, रोजमर्रा की जिंदगी और फिर ये अप्रत्याशित घटनाएं, सब एक साथ देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये स्रोत कई परतें खोलते हैं उस समय के समाज की। और अंत में वो कमली की चिंता वाला बिंदु, वो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि एक तरफ चंदर शिक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी अपनी निरक्षरता को लेकर चिंतित है। तो ये उस दौर में शिक्षा और परंपरा के बीच जो एक तनाव था, या शायद सामंजस्य बनाने की कोशिश थी, उस पर ये क्या रोशनी डालता है? ये एक सवाल है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में आता है, विचार करने लायक। तो चलिए आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। हाँ जरूर। एक नया शादीशुदा जोड़ा है, चंदर और कमली। शादी तो हो गई है, पर मजे की बात यह है कि चंदर ने अभी तक कमली का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा है। हाँ, ये बात थोड़ी अजीब लगती है आज के जमाने में। बिल्कुल, और ऊपर से माँ भानुमती जी वो बहू को विदा करा के घर लाने में थोड़ी आनाकानी कर रही हैं। समझ नहीं आ रहा क्यों। सवाल यही है कि आखिर क्यों। हाँ, ये उत्सुकता तो जगाता है। देखिए, आज के इस डाइव में ना हम कर्मफल कहानी के कुछ अहम हिस्सों को जरा बारीकी से देखेंगे। अच्छा। हमारे पास जो अंश हैं उनमें किरदारों की बातचीत है, उस समय की जो सामाजिक रस्में थीं और उनके अपने निजी अनुभव, वो सब दिखता है। ठीक है। तो हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है इस रिश्ते की जो शुरुआती परतें हैं उन्हें खोलना, परिवार की सोच क्या थी उसको समझना, और ये देखना कि ये सब चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। सही। तो सबसे पहले भानुमती जी वाला पॉइंट लेते हैं। चंदर तो चाह रहा है कि कमली जल्दी घर आ जाए, यहाँ तक कि वो जो फेरपाटा रस्म होती है। हाँ, फेरपाटा, जब दुल्हन पहली बार मायके से ससुराल लौटती है।
शादी के बाद। हाँ वही, तो वो रस्मी हो चुकी है, फिर भी भानुमति जी तैयार नहीं, तो क्यों कर रही थी वो ऐसा, क्या वजह थी? हाँ, तो मतलब वजह बहुत साफ थी और उस दौर के हिसाब से देखे तो काफी अहम भी। भानुमति साफ कहती हैं, बेटा अभी उम्र छोटी है, तब तक तुम एक कक्षा और पास कर लोगे, पढ़ाई में कोई रुकावट ना आने पाए, नौकरी मिल जाएगी, और सबसे बड़ी चिंता क्या खिलाएगा उसको। ओह अच्छा, मतलब आर्थिक सुरक्षा। बिल्कुल। यहाँ ये बात साफ उभर कर आती है कि उस जमाने में भी ये जो आर्थिक चिंता थी, चंदर की पढ़ाई, उसकी नौकरी, वो पारंपरिक रस्मों से ज्यादा जरूरी मानी जा सकती थी। हाँ ये तो है। और चंदर भी मतलब माँ की बात मान लेता है। ये बात तो है कि पढ़ाई को, भविष्य को इतनी अहमियत दी गई। खैर, तो फिर 1 साल बाद कमली आती है। हाँ, तो जब कमली आती है, 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। एक तो वो बहुत ज्यादा शर्मीली है। अच्छा। और दूसरी वो बहुत कमाऊ है। कमाऊ मतलब मेहनती, काम में लगी रहने वाली। आते ही बिना किसी झिझक के घर के काम में जुट गई। इससे भानुमति काफी खुश होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो मतलब यहाँ परंपरा भी है, शर्मीली बहू वाली, और प्रैक्टिकलिटी भी है कि भाई मेहनती है। हाँ बिल्कुल, एक तरह का संतुलन दिखता है। और चंदर बेचारा, उसका इंतजार आखिरकार खत्म होता है। कहानी में ऐसा लिखा है कि रात को जब वो कमली का चेहरा देखता है तो उसे लगा कि चेहरे के आगे चांद भी फीका लग रहा था। तो ये उसकी उत्सुकता और शायद उस जमाने का जो एक भोलापन कह लें या रोमांस, वो दिखाता है। पर कमली क्या सोच रही थी, उसके मन में क्या था? हाँ, ये बात तब पता चलती है जब कमली कुछ दिन बाद मायके जाती है। वहां सहेलियां घेर लेती हैं उसको, पूछती हैं पति कैसा है, सास कैसी है। हाँ ये तो होता ही है। तो कमली कहती है कि चंदर तो स्वभाव का अच्छा है, पर उसे एक चिंता है कि कहीं उसके आने से चंदर की पढ़ाई में रुकावट ना आ जाए। ओह, मतलब उस पर भी एक तरह का प्रेशर था। बिल्कुल, परिवार की उम्मीदों का बोझ उस पर भी था। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह। खैर, फिर चंदर उसे लेने ससुराल जाता है। वहां कैसा रहता है उसका अनुभव? स्वागत तो ठीक ठाक होता है, पर खाने के टाइम एक मजेदार किस्सा होता है। अच्छा, क्या? चंदर का साला मतलब कमली का भाई, वो मजाक में ना उसी की थाली में बैठ जाता है और तेजी से खाना खा जाता है। अरे हाँ, तो ये शायद वो सीटना जैसी कोई रस्म रही होगी, मतलब थोड़ा हंसी मजाक, छेड़खानी, ताकि नया दामाद परिवार में थोड़ा सहज महसूस करे। हाँ, हो सकता है, माहौल हल्का करने के लिए। अच्छा, और वापसी का सफर भी काफी लंबा बताया गया है। हाँ, काफी लंबा। ऊंटगाड़ी से, फिर टेम्पो, फिर बस और आखिर में पैदल भी। चंदर बक्सा सिर पर उठाए आगे आगे चल रहा है और कमली कोई 20 गज पीछे। ओहो, और बातचीत? नहीं, रास्ते पर कोई बात नहीं। दोनों में वो झिझक वो साफ दिखती है। घर पहुंचने पर हाँ, भानुमति बहुत गर्मजोशी से स्वागत करती हैं। उसे बाथी घाल के मिलना कहा गया है, मतलब गले लगाकर प्यार से मिलना। तो ये दिखाता है कि परिवार की स्वीकृति और खासकर माँ की, वो कितनी जरूरी थी। बहुत ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। और फिर कहानी में एक बड़ी खुशी का पल भी आता है। हाँ, वो प्रेगनेंसी वाली बात। जी, पता चलता है कि कमली गर्भवती है। ये सुनकर भानुमति बहुत खुश होती हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं, और इससे लगता है कि परिवार में कमली की जगह और मजबूत हो गई। अच्छा, एक और पहलू है जो थोड़ा ध्यान खींचता है, वो है समृद्धि वाली बात। हाँ, वो बरकत वाली बात। हाँ, ऐसा कहा गया है कि कमली के भाग्य से मायके में भी अनाज भरा रहता था, और जब वो ससुराल आई तो यहाँ भी बरकत हो गई। हाँ, ये मेंशन किया गया है, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा गया है कि चंदर की मेहनत से भी घर अनाज से भरा था। हाँ, तो ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है ना। एक तरफ कमली, जिसने शायद स्कूल की पढ़ाई नहीं की, खेतों में काम किया, उसे घर में समृद्धि और भाग्य लाने वाली माना जा रहा है। और दूसरी तरफ चंदर, जिस पर पढ़ाई पूरी करके, नौकरी हासिल करके परिवार चलाने का पूरा दबाव है। बिल्कुल, दोनों से उम्मीदें बहुत अलग अलग हैं एक तरह से देखें तो। इस डाइव में हमने देखा कि कैसे एक नए रिश्ते की शुरुआत में परंपराएं हैं, आर्थिक चिंताएं हैं, लोगों की अपनी झिझक है और परिवार की उम्मीदें, ये सब एक साथ चल रहा है। हाँ, माँ का वो प्रैक्टिकल नजरिया कि पढ़ाई जरूरी है, बहू का घर के काम में एकदम परफेक्ट होना, और बेचारे दूल्हा दुल्हन की शुरुआती हिचकिचाहट। बिल्कुल, ये अंश हमें उस समय के समाज की जो पारिवारिक गतिशीलता थी, जो सांस्कृतिक रिवाज थे और लोगों के जो निजी अनुभव थे, उसकी एक झलक देते हैं, एक खिड़की खोलते हैं उस दुनिया में। हाँ, कि कैसे एक नई बहू घर में अपनी जगह बनाती है और कैसे परिवार नई खुशियों को या बदलावों को अपनाता है। जी। और आखिर में सोचने के लिए एक सवाल शायद ये रह जाता है
कि जहां चंदर की पढ़ाई लिखाई और नौकरी पर इतना जोर है, वहीं कमली को उसकी मेहनत और शायद उसके भाग्य से जोड़ा जा रहा है। ये जो अलग अलग उम्मीदें हैं दोनों से, भविष्य में ये उनके रिश्ते पर कैसा असर डालेंगी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जो कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार, आज का डीप डाइव एक कहानी में उतर रहा है। हमारे पास ना एक कहानी का हिस्सा है। चंदर नाम का लड़का है, उसकी माँ है भानुमती, और उनके जिंदगी की कुछ अहम बातें हैं। बिल्कुल, ये जो सोर्स है इसमें चंदर की पढ़ाई लिखाई, वो कैसे परिवार की मदद करता है, फिर एक सरकारी योजना का अनुभव है उनका, हाँ, और फिर उसकी बहन खुशी की शादी की तैयारियां, ये सब है। तो अपना मिशन है ये देखना कि आम लोग कैसे सरकारी योजनाओं और अपने समाज के रिवाजों से निपटते हैं, क्या मुश्किलें आती हैं, कैसे वो होशियारी से रास्ते निकालते हैं। कहानी में ईमानदारी भी है, सिस्टम की दिक्कतें भी, और किस्मत भी है ना? चलिए खोलते हैं इसे। हाँ, तो कहानी शुरू होती है चंदर से। कॉलेज जा रहा है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, घर के काम भी करता है। सीधा साधा लड़का, सिनेमा, मटर गश्ती, इन सब से दूर। बिल्कुल, और तभी उसे पता चलता है एक सरकारी योजना के बारे में, युद्ध विधवाओं के लिए भैंस वितरण की योजना। अच्छा, तो वो फौरन अपनी माँ भानुमती उनके लिए अप्लाई कर देता है। फिर क्या हुआ? अर्जी तो दे दी। हाँ, तो फिर वो दिन आता है जब भानुमती अपने भाई के साथ, जो फौजी रहे थे, और चंदर भी साथ जाता है जिला सैनिक कार्यालय। वहां धर्मशाला में देखते हैं कोई 15 भैंसें बंधी हैं, और 15 ही विधवाएं हैं लाभार्थी, इंतजार कर रही हैं। लेकिन वहां जाकर कुछ गड़बड़ लगी होगी। बिल्कुल, सरकारी कीमत तय थी 3000 रुपए, पर भैंसें देखकर ही लग रहा था कि ज्यादातर उस कीमत की है नहीं। हाँ। कमजोर सी, मरियल सी। ओ, तो लोगों में नाराजगी हुई होगी। हाँ, सुगबुहाट तो हुई। लगा कि भाई ये क्या बात हुई। अक्सर होता है ऐसा इन योजनाओं में, क्वालिटी पर सवाल उठते ही हैं। सही बात है। अधिकारियों का रवैया भी कुछ ढीला ढाला सा, जैसे नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए वाली फीलिंग आ रही थी लोगों को। फिर किसी ने कुछ कहा ना, जब विरोध थोड़ा बढ़ा तो कर्नल साहब आए। उन्होंने समझाया आगे और योजनाएं आएंगी, फायदा मिलेगा, और वो कहावत कह दी, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। अच्छा, चुप करा दिया एक तरह से। हाँ, कि भाई जो मिल रहा है ले लो। फिर तय हुआ कि लॉटरी से भैंसें बांटेंगे, पर्चियां डाली गई। ठीक है। अब 13 भैंसें बट गईं, 2 बची, और अब बारी थी भानुमती की। तो यहाँ कुछ हुआ होगा मजेदार। हाँ, यही कहानी में एक मोड़ आता है। भानुमती ने अचानक कर्नल साहब से कहा कि साहब, ये जो भैंस है ना, ये फला बाबूजी को दे दीजिए। अरे, कौन बाबूजी? ये शायद वही बाबू था जो भीड़ में खड़ा था और शायद किसी अच्छी भैंस पर नजर गड़ाए बैठा था। लोग उसे थोड़ा ठीक नहीं समझते थे। तो फिर बाबू ने ले ली भैंस? नहीं, वो तो ये सुनते ही वहां से खिसक लिया चुपचाप। क्या बात है, भानुमती ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल, एक तरह से उस गलत आदमी की तरफ इशारा कर दिया सबके सामने। कर्नल साहब भी समझ गए। उन्होंने कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। फिर भानुमती के भाई ने एक रास्ता सुझाया। कहा कि जो आखिरी लाभार्थी हैं वो पर्ची उठा लें, जो भैंस बचेगी वो भानुमती की हो जाएगी। और मिली भानुमती को भैंस? मिल गई। किस्मत देखिए, वो भैंस लेकर गांव लौटे। घर में खुशी का माहौल, दूध आया, कहते हैं खीर बनी उस दिन। वाह। और वो भैंस उनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई। कई बार ब्याई, उसकी जो पाड़ियां हुई उन्हें बेचकर पैसा जमा किया। बेटी खुशी की शादी में उससे बहुत मदद मिली। तो सरकारी योजना चाहे जैसी भी हो, काम आ गई। हाँ बिल्कुल, अगर नीयत ठीक हो तो छोटी मदद भी बड़ा सहारा बन जाती है। अच्छा, कहानी में आगे क्या है? खुशी की शादी का जिक्र था। हाँ, जो आगे चलकर चंदर की सरकारी नौकरी लग जाती है चंडीगढ़ में। घर पैसे भेजने लगता है, हालत सुधरती है। बहुत बढ़िया। अब घर में चिंता है खुशी के रिश्ते की, तो चंदर, उसका ममेरा भाई हनुमान और बाकी रिश्तेदार मिलकर लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। ये तो होता ही है। कई जगह देखते हैं एक रिश्ता साहबी इलाके में आता है, पर वो मना कर देते हैं क्योंकि वो डूब क्षेत्र था, बाढ़ वगैरह का खतरा रहता था वहां। हाँ, ये तो ध्यान रखना पड़ता है। आखिरकार एक घर पसंद आता। लड़का मुंबई में सरकारी नौकरी में था, अच्छा घर परिवार, पर लड़का उस वक्त घर पर नहीं था। ओ, तो फिर बात कैसे बनी? यहीं पर वो मेरा भाई हनुमान, उसकी सूझबूझ काम आती है। वो समझ जाता है कि रिश्ते की असली चाबी लड़की की दादी के हाथ में है। अच्छा, ये हुई ना बात, अनुभवी आदमी था। बिल्कुल। तो जब दादी ने कहा कि लड़का तो यहाँ है नहीं, कैसे बात करें, तो हनुमान ने तुरंत कहा, अरे लड़का तो मेरी जेब में है। जेब में? मतलब उसने जेब से लड़के की फोटो निकाल कर दिखा दी, कहा ये रहा लड़का।
क्या गजब का आइडिया। हाँ, मौके पर चौका। फिर क्या था, वहीं पर भाईचारे को बुलाया, तस्वीर पर टीका किया और रिश्ता पक्का। वाह, बस एक फोटो से। हाँ, फोटो से। भानुमति बहुत खुश हुई, कहते हैं उसने अपने पति को भी याद किया उस पल। तो ये दिखाता है कि कैसे कई बार किताबी कायदे नहीं बल्कि व्यवहारिक समझ और चतुराई काम आती है। बिल्कुल सही। रिश्तों जैसी चीजों में तो खासकर नियम अपनी जगह, पर आपसी समझ, मौके को भांपना, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? एक आम इंसान का संघर्ष है, सरकारी सिस्टम की हकीकत है, कहीं धीमी कहीं थोड़ी गड़बड़। हाँ, और इन सब के बीच से रास्ता निकालने की जो इंसानी फितरत है वो भी दिखती है। छोटी छोटी चीजें, एक भैंस मिलना, एक फोटो दिखाना, कैसे जिंदगी बदल सकती हैं। ईमानदारी भी है, जैसे भानुमति ने उस बाबू की तरफ इशारा किया, और चतुराई भी, जैसे हनुमान ने फोटो दिखाई। बिल्कुल, दोनों का अपना अपना असर है। और अंत में एक सवाल मन में आता है। कहानी का टाइटल है कर्मफल। क्या सच में हमेशा कर्म का सीधा फल मिलता है, जैसे भानुमति को मिला, या इसमें किस्मत का, दूसरों की होशियारी का भी उतना ही बड़ा रोल होता है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल तो है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। आज की डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। हम देख रहे हैं कर्मफल, कहानी के कुछ अंश, पेज 48 से 51 तक। हाँ, और इन पन्नों में हम चंदर नाम के एक व्यक्ति की जिंदगी में झांक रहे हैं। उसका सफर, उसकी सोच, उसका काम। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है चंदर के घर से। उसका एक छोटा बेटा है, कोई 2 साल का। अच्छा। और वो बच्चा कभी कभी खेल में अपने परदादा मनसुख जी, उनके खाने में रेत मिला देता है। अरे। हाँ, तो मनसुख जी गुस्सा तो होते हैं, पर पोते से ज्यादा परपोते से प्यार। वही बात है ना, मूल से प्यारा ब्याज होता है। हाँ हाँ, ये कहावत तो है। बड़ी दिलचस्प शुरुआत है। खैर, घर की ये बातें हैं, लेकिन चंदर को निकलना है अपनी ड्यूटी के लिए चंडीगढ़। 4 बजे निकलना होता है, और वो भी पैदल चलकर शहर जाना, फिर रात 9:30 बजे की बस पकड़नी है। मतलब साधन कम थे उस जमाने में, समय से निकलना बहुत जरूरी था। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी दिखाती भी उस समय की असलियत, ये लंबी यात्राएं। हाँ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि चंदर सिर्फ चल नहीं रहा। अच्छा, क्या मतलब? मतलब वो रास्ते में प्रकृति को भी देख रहा है। खेत, पक्षियों की आवाजें। कहानी में हरियाणा के राज्य पक्षी काले तीतर का भी जिक्र आता है। अरे वाह। तो एक तरफ सफर की मुश्किल, दूसरी तरफ ये नजारे। पर इसके दिमाग में तो और भी कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल, चिंताएं हैं। अपनी बेटी खुशी की शादी करनी है, सगाई है, फिर वो नेक चार के खर्चे, और ये भी कि लड़के वाले कैसे होंगे, ये सब सोच रहा है वो। ये नेक चार मतलब रस्में, लेन देन, ये चिंता तो रहती है। ये दिखाता है कि बाहर की यात्रा के साथ साथ उसके अंदर भी कश्मकश चल रही है। और इसी सोच में डूबे हुए वो रास्ते में एक अजीब सी चीज देखता है। क्या देखता है? एक सांप और नेवले की लड़ाई, और फिर बीच में कहीं से एक मोर आ जाता है और उस सांप को मार डालता है। हाँ, और ये देखकर वो थोड़ा उदास सा हो जाता है। शायद इसलिए कि ये उसे जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। जीव जीव का वैरी होता है। मतलब एक जीव दूसरे को मारकर ही जीता है। प्रकृति का ये रूप देखकर शायद वो जीवन के संघर्ष के बारे में सोचने लगता है। थोड़ा भारी है ये। हाँ, काफी गहरा है। खैर, वो चलता रहता है, करीब 4 कोस पैदल। 4 कोस यानी लगभग 12-13 किलोमीटर। काफी है। हाँ। फिर एक कुएं पर थोड़ा सुस्ताता है, पानी पीता है, और कोई 2 घंटे में बस अड्डे पहुंच जाता है। चलो, पहुंच तो गया। लेकिन बस चलने में अभी 3 घंटे बाकी है। हो, लंबा इंतजार। हाँ, फिर इंतजार करता है, टिकट लेता है, बस में बैठता है, और जैसे ही बैठता है जोर की बारिश शुरू। अरे वाह, एक और मुश्किल। बस भी देर से ही चली होगी फिर तो। जाहिर है, और सफर रात का, सड़कें भी संकरी। चंदर को वैसे भी रात के सफर में नींद कम आती है। और उस समय एक और डर था। पंजाब में वो खालिस्तान आंदोलन का माहौल था ना। हाँ। तो आतंकी हमलों का खतरा बना रहता था। कहानी में लाड़ो के पास हुई एक पुरानी घटना का जिक्र भी है, जहां बस रोककर यात्रियों को मार दिया गया था। बाप रे। तो वो डर भी साथ में था। रात का सफर मतलब सिर्फ मुश्किल नहीं, खतरनाक भी था। सोचकर ही अजीब लगता है, इस माहौल में रोज का आना जाना। खैर, सुबह 5 बजे बस चंडीगढ़ पहुंचती है, और शहर देखकर चंदर को लगता है जैसे जन्नत हो। लेकिन क्या उसका मन लगता है वहां? कहानी तो कुछ और कहती है। नहीं, मन कहाँ लगता है। वो तो बस महीने के आखिरी शुक्रवार का इंतजार करता है, जब घर जाना होता है। शहर सुंदर है पर मन उदास। ये एक विरोधाभास है, शहर की सुंदरता और अंदर की खुशी का न होना। लेकिन एक चीज है जिसमें वो एकदम पक्का है। क्या? उसका काम।
काम के प्रति उसकी निष्ठा कमाल की है, ईमानदार, मेहनती, सबसे बनाकर रखता है। हाँ, ये तो है। उसका बॉस भी उसे समझता है, छुट्टी भी आराम से मिल जाती है और वो छुट्टियों में भी काम निपटा देता है, कोई फाइल पेंडिंग नहीं छोड़ता। बिल्कुल। उसकी टाइपिंग स्पीड भी जबरदस्त बताई गई है, अपने गुरु जितनी तेज। हाँ, इसी हुनर की वजह से तो उसे चंडीगढ़ में नौकरी मिली थी और उसने हिंदी अंग्रेजी दोनों में शॉर्ट हैंड भी सीखी है। अच्छा, आशुलिपि? इससे तो उसकी अंग्रेजी भी सुधर गई होगी। बिल्कुल, वही बात है ना, काम की पूजा होती है, चाम प्यारा नहीं होता। हुनर है तो कदर है। सही कहा। और ये कहानी असल में इन्हीं मूल्यों पर जोर देती है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, और आखिर में वो गीता वाली बात, कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। हाँ, अपना काम करो पूरी ईमानदारी से, मेहनत से। फल की चिंता मत करो, वो तुम मिलेगा ही, अच्छा या बुरा, कर्म के हिसाब से। तो इस डीप डाइव में हमने चंदर के जीवन के कई पहलू छुए। परिवार की चिंताएं, रास्ते के अनुभव, प्रकृति, डर, शहर से उसका वो अजीब सा रिश्ता, और काम के प्रति उसका समर्पण। हाँ, ये अंश हमें एक आम आदमी के संघर्ष, उसकी ईमानदारी और उस समय के माहौल की एक झलक देते हैं। बिल्कुल। कैसे एक इंसान की निजी जिंदगी, बाहर की दुनिया और उसका काम सब आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है आखिर में। कहानी कहती है कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, पर चंदर तो साफ साफ अपनी बेटी की शादी और दूसरी जिम्मेदारियों के फल को लेकर चिंतित है। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। तो ये जो ऊंचा सिद्धांत है और जीवन की जो असलियत है, जो चिंताएं हैं, ये साथ साथ कैसे चलती हैं, इस पर सोचा जा सकता है। तो आज हमारे पास ये दिलचस्प कहानी है, कर्म फल का एक अंश लगता है। हाँ, इसमें चंदर नाम का एक किरदार है। शहर में रहता है पर दिल गांव में अटका है। बिल्कुल। परिवार, दोस्त। बिल्कुल। और ये कहानी शहर के अकेलेपन और दोस्ती की जो गर्मजोशी होती है, उसके बीच का एक फर्क दिखाती है। हाँ, कैसे वो शहर की मुश्किलों से जूझता है, खासकर जब मन घर भागता हो। और इसमें ये भी है कि पढ़ाई, मतलब शिक्षा और परिवार के रिश्ते कैसी किसी की जिंदगी बनाते हैं मुश्किल वक्त में। सही कहा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो कहानी शुरू होती है चंदर के गांव जाने के रूटीन से। हाँ, वो महीने में एक बार जाता था, कम से कम 9 दिन के लिए। और इसके लिए वो बाकायदा छुट्टियां जमा करता था, ऑफिस में ज्यादा काम करके। मतलब घर जाने का कितना गहरा टान था। बिल्कुल। और शहर में, चंडीगढ़ में उसका रहने का इंतजाम कैसा था? वो 2 दोस्तों के साथ एक कमरा शेयर करता था। और कमरा भी कैसा, छोटा सा, न खिड़की न कोई रोशनदान। किराया भी इतना कि तनख्वाह का अच्छा खासा हिस्सा चला जाता था। ये तो शहर की आम कहानी है, महंगा और अक्सर अकेलापन देने वाला। वही तो लिखा है कि सर्दियों में दरवाजा खुला रखो तो ठंड, बंद रखो तो 3 लोगों का दम घुटे। सोचो जरा। और पड़ोसियों से भी कोई लेना देना नहीं, सब अपने में मगन। ये अकेलापन दिखाता है जो शहरों में कई लोग महसूस करते हैं, है ना? बिल्कुल। पर इसी अकेलेपन में दोस्ती का सहारा भी है। हाँ, उसके 2 दोस्त, एक लक्ष्मण जो रोज घर चिट्ठी लिखता था ताकि उसके डाकिया पिता को ये ना लगे कि बेटे ने खत नहीं भेजा। कितना मतलब प्यारा ख्याल है। हाँ, बहुत थॉटफुल। और दूसरा दोस्त? वो चंदर के गांव के पास का ही था। बेचारा नौकरी चली गई थी। क्यों? बॉस से कुछ फोन पर गड़बड़ हो गई थी बात करते हुए। ओ हाँ, और घर वालों को बताने से डर रहा था, तो वहीं चंडीगढ़ में ही था। हाँ, शहर में टिके रहने के अपने दबाव होते हैं। और फिर इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अरे वाह! क्या? छुट्टी का दिन था तो सोचा 55 किलोमीटर दूर अंबाला छावनी चलते हैं। अच्छा, कैसे? साइकिल से। ओह, और मजे की बात, साइकिल 2, सवार 3। कमाल है। मतलब बारी बारी से चलाएंगे। हाँ, एक पेडल मारेगा, एक पीछे बैठेगा और तीसरा दूसरी साइकिल पर, फिर अदला बदली। ये हुई ना दोस्ती। ये छोटे छोटे एडवेंचर ही तो हैं जो शहर की मुश्किलों को हल्का करते हैं। बिल्कुल। सुबह 9 बजे निकल पड़े, पूरे जोश में। सड़क खाली मिली होगी शायद। हाँ, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 3 घंटे में पहुंच भी गए। लेकिन रास्ते में एक मोड़ आता है कहानी में। हाँ, जैसे ही अपने जिले की बस देखी, चंदर को घर की याद आ गई। माँ, बाबा, पत्नी कमली, बेटा और बहन खुशी, सब याद आ गए। ये दिखाता है कि बाहर चाहे कुछ भी हो, मन तो वही है। और खुशी का जिक्र यहाँ अहम है। हाँ, वो 10वीं पास थी। उस जमाने में ये बड़ी बात थी। बिल्कुल। और चंदर सोचता है कि उसकी शादी जल्दी करना ठीक नहीं। मतलब वो उसकी पढ़ाई और भविष्य की फिक्र करता है। हाँ, और ये भी बताया है कि वो सिलाई बुनाई में माहिर है, घर संभाल सकती है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये
कि उसकी पढ़ाई असल में काम कैसे आई? हाँ, वो किस्सा जब वो अपने पति के साथ दक्षिण गई थी। पति नेवी में थे शायद। हाँ, नाविक थे और उन्हें समुद्री अभ्यास के लिए जाना पड़ा। तो खुशियां अकेली रहेगी वहां? और तब उसकी अंग्रेजी की जानकारी जो उसने पढ़ी थी वही काम आई। कैसे? रोजमर्रा के काम करने में, बाहर आने जाने में, चीजें समझने में। मतलब अकेली होकर भी उसने सब संभाल लिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। दिखाता है कि शिक्षा कभी बेकार नहीं रहती है ना। बिल्कुल, खासकर लड़कियों के लिए उस वक्त ये कितना बड़ा सहारा बन सकती थी। सही कहा। अच्छा, तो अंबाला पहुंचकर क्या हुआ? खाना खाया, थोड़ा आराम किया, लेकिन फिर वापसी की चिंता। जाहिर है, थके हुए थे। साइकिल कौन चलाना चाहेगा? वही, मन तो कर रहा था कि बस पकड़ लें। लेकिन पैसे बचाने थे। हाँ, तो हिम्मत करके फिर साइकिल उठाई और जैसे तैसे शाम ढलने तक वापस कमरे पर पहुंचे। ये आम आदमी का संघर्ष है, देखो ना, छोटी छोटी बचत के लिए कितनी मशक्कत। और थकान इतनी कि खाना बनाने का भी मन नहीं। बस पास की रेहड़ी पर कुछ खाया और सोने चले गए। ये थकान सिर्फ जिस्मानी नहीं लगती है ना, मतलब शहर की भागदौड़, वो सब। हाँ, वो एक मिलीजुली थकान है, मानसिक भी। आखिर में ये साफ है कि चंदर का मन चंडीगढ़ में नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, घर की याद उसे खींचती रहती है। और फिर वो लक्ष्मण के साथ एक दूजे के लिए फिल्म देखता है। उसके बाद उसका घर जाने का इरादा और पक्का हो जाता है। शायद फिल्म का वो दर्द। हाँ, हो सकता है उसने घर की कमी को और ज्यादा महसूस कराया हो। तो इस पूरे अंश से हमें चंदर की दुनिया की एक झलक मिल जाती है। हाँ, शहर की मुश्किलें, घर की चाहत, दोस्ती का सहारा और शिक्षा का वो अनदेखा सा पर मजबूत साथ। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो कहानी के शीर्षक से जुड़ा है, कर्मफल। सोचने वाली बात है। क्या ये जो चंदर के साथ हो रहा है, ये शहर का जीवन, ये यात्रा, ये रिश्ते, क्या ये किसी पुराने कर्म का फल है? या फिर जो वो आज कर रहा है, जो जी रहा है, वही उसके आने वाले कल का फल तय करेगा? ये सवाल कहानी शायद पाठक के लिए छोड़ देती है ना। हाँ, बिल्कुल, सोचने के लिए एक गहरा बिंदु। तो आज हमारे पास एक कहानी के कुछ पन्ने हैं। इसका शीर्षक है कर्मफल। ये चंदर नाम के एक बहुत ही सीधे साधे इंसान की कहानी है जी। तो आज हम इस डीप डाइव में चंदर की कहानी के जरिए वो मेहनत और परिवार के लिए जो अपनेपन का भाव होता है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है चंदर के साथ। जी। वो महीने के आखिर में, मतलब तनख्वाह लेकर घर लौट रहा है। और घर पहुंचने की खुशी वो तो खैर अलग ही होती है। हाँ, वो साफ दिखाई देती है। बस में पुराने धीमे गाने बज रहे हैं और सुबह सुबह जब वो दरवाजा खटखटाता है तो उसका बेटा भाग कर आता है और सीधा उसकी गोद में चढ़ जाता है। खाने में उसे बाजरे की रोटी, अलूना घी और शक्कर मिलती है। लेकिन एक बात पढ़कर मुझे बहुत अजीब सा लगा। क्या? लिखा है कि चंदर को याद ही नहीं कि पिता की गोद कैसी होती है, क्योंकि जब वो सिर्फ 5 साल का था तो उसके पिता गुजर गए थे। ये एक लाइन ही बहुत कुछ कह जाती है ना? बिल्कुल। और देखिए, कहानी की यही खूबसूरती है। ये बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं इस्तेमाल करती, बल्कि छोटी छोटी चीजों से भावनाएं दिखाती है। जैसे एक जगह जिक्र है कि वो अपनी पत्नी कमली के लिए 7 नंबर की लखानी चप्पलें लेकर आता है। हाँ, आज के जमाने में ये शायद बहुत मामूली बात लगे, मतलब एक चप्पल ही तो है। सही बात है, पर ये बात सिर्फ चप्पल की नहीं है। नहीं, ये दिखाता है कि वो दूर रहकर भी अपनी पत्नी की कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है। एकदम सही। इट्स अबाउट थॉटफुलनेस। ये उस दौर के रिश्ते की सादगी और गहराई दिखाता है। और यही वो जुड़ाव है जिसके लिए वो अपने घर के पास तबादला चाहता है। हाँ, बिल्कुल। तो एक तरफ तो परिवार का ये गहरा लगाव था, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी मुश्किल भी थी। उसके विभाग में उसका तबादला आसानी से नहीं हो सकता था, राइट? हाँ, मुमकिन ही नहीं था। घर के पास नौकरी पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक और परीक्षा पास करना। जी। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो अपने दोस्त महावीर सिंह के साथ आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड का अभ्यास शुरू कर देता है, जो उस दौर की एक बहुत बड़ी स्किल हुआ करती थी। हाँ, सरकारी नौकरियों के लिए तो ये लगभग जरूरी ही थी। बिल्कुल। और चंदर इसी रास्ते पर चल पड़ता है। कहानी में एक दोहे का जिक्र है जो एक तरह से उसकी जिंदगी का मंत्र बन जाता है। कौन सा? वो करत करत अभ्यास के वाला। बिल्कुल वही, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब कि लगातार कोशिश करने से तो पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है। और वो इसे सिर्फ कहता नहीं है,
वो इसे जीता है। और यहाँ बात सिर्फ परीक्षा की तैयारी की नहीं है, ये खास मानसिकता को दिखाता है। आजकल जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं ना, हाँ हाँ। चंदर उसका एक जीता जागता उदाहरण है। उसके लिए एक परीक्षा पास करना मंजिल नहीं थी। अच्छा। परीक्षा पास करने के बाद भी वो खाली नहीं बैठा। उसने एक अंग्रेजी डिक्शनरी पढ़नी शुरू कर दी, बस अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। ये तो कमाल की बात है। मतलब सीखना उसकी आदत में था। बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाली कहावत उस पे एकदम फिट बैठती है। बिल्कुल। उसकी मेहनत किसी को दिखाने के लिए नहीं थी, एक शांत लगातार चलने वाली तपस्या थी जिसका फल मिलना तय था। और आखिर में फल मिलता भी है। उसकी मेहनत रंग लाती है। वो और उसका दोस्त महावीर सिंह दोनों परीक्षा पास कर लेते हैं जी। चंदर को खेतीबाड़ी विभाग में नौकरी मिलती है और 6 महीने के अंदर उसका तबादला उसके घर के पास हो जाता है। तो कहानी का शीर्षक सच साबित हो जाता है, कर्म किया और फल मिला। तो इस सब को अगर समेटें तो ये कहानी एक बहुत ही सीधे साधे सपने की है, अपने परिवार के साथ रहने का सपना, और उस सपने को सच करने के लिए की गई एक खामोश और लगातार मेहनत की दास्तां है। हाँ, और ये कहानी एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है। इसमें मेहनत का फल मिलना एक तरह से निश्चित दिखाया गया है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि असल दुनिया में जहां हालात हमेशा हमारे काबू में नहीं होते, वहां सिर्फ मेहनत के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो किसी की सफलता या असफलता तय करती हैं। नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं कर्मफल किताब के कुछ हिस्सों की। हाँ, और ये हिस्से चंदर नाम के एक व्यक्ति के जीवन पर हैं। बिल्कुल। उसकी नई सरकारी नौकरी, उसका काम करने का नजरिया, पर्सनल ग्रोथ, फिर परिवार में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो सब। और हाँ, किस्मत पर उसके क्या विचार थे ये भी। हाँ, तो ये एक तरह की कहानी है ना, एक व्यक्ति की यात्रा। सही कहा। और इस बातचीत का हमारा मकसद यही है कि चंदर के अनुभवों से हम काम, व्यवहार, सीखने की इच्छा, परिवार और शायद नियति के बीच का जो कनेक्शन है उसे समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें ले जाती है जब चंदर कृषि विभाग में स्टेनोग्राफर की नौकरी शुरू करता है। हाँ, आशुलिपिक मतलब शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का काम। और पहले ही दिन सामना होता है हेड क्लर्क शिवराम से। अच्छा। और स्रोत कहता है कि वो काफी अहंकारी थे, अहीर थे, और बर्ताव शुरू में आप कह सकते हैं काफी रूखा था। जैसे आते ही कहा, थैला उठाओ, इसे नीचे रखो। मतलब इस तरह का स्वागत। और चंदर की थोड़ी बैकग्राउंड भी दी है। बालगढ़ गांव से था, चंडीगढ़ में पहले काम किया था, शादीशुदा, 2 बेटे थे। उसे ऑफिस में कमरा मिला जो पहले से ही भरा हुआ था। 4 और स्टेनोग्राफर थे वहां। हाँ, काफी भीड़ भाड़ वाला माहौल, और काम मिला सबसे हेक्टिक, मतलब तकनीकी शाखा का। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, शुरुआती रूखेपन और इस भीड़ के बावजूद चंदर ने शांति बनाए रखी, गुस्सा नहीं किया। बिल्कुल, ये एक खास बात है। और ये जो धैर्य था, ये उसके काम में भी दिखा। हाँ, वो काम को सिर्फ रोजी रोटी नहीं मानता था, पूरी लगन से करता था, एकदम साफ सुथरा, टाइम पर, एफिशिएंट था। हाँ, कुशल। और अधिकारी भी इस बात को नोटिस कर रहे थे, उसकी तारीफ करते थे। ये उसके साथ काम करने वाले दूसरे स्टेनोग्राफर कुमार से बिल्कुल अलग था। हाँ, वो कुमार, उसका रवैया थोड़ा टकराव वाला था, इसलिए वो प्रोबेशन में ही फंसा रहा, नौकरी पक्की नहीं हो पा रही थी। लेकिन चंदर ने सिर्फ अपना काम नहीं किया, वो आगे भी देख रहा था। सही कहा। वो हिंदी स्टेनोग्राफर था, लेकिन उसने खुद से अंग्रेजी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी। वो कहावत है ना, काम ही काम सिखाता है। बिल्कुल। और यहाँ देखिए, बात सिर्फ मेहनत की नहीं है, ये दूर की सोच है। हाँ। मतलब अंग्रेजी तब सीखी जब उसकी कोई खास जरूरत महसूस नहीं हो रही थी शायद। अच्छा। ये जो लगातार खुद को बेहतर बनाने की आदत है ना, इसी ने उसे सम्मान भी दिलाया और मौके भी दिए। जैसे वो सावी योजना वाला किस्सा। हाँ, बिल्कुल। सरकार की वो नई योजना आई, सावी योजना, और उसके लिए चाहिए था कोई ऐसा स्टेनोग्राफर जिसे अंग्रेजी आती हो। तो अधिकारियों ने फौरन चंदर का नाम लिया होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो तैयार था। देखिए, तैयारी और अवसर का मेल, उसे अकेले ही वो पूरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संभालने को मिल गया। कमाल है। और सिर्फ काम से ही नहीं, उसके व्यवहार ने भी फर्क डाला है ना। हाँ, वो शिवराम वाली बात। वही शिवराम जो शुरू में इतने सख्त थे। हाँ, वो चंदर के काम और उसके रोज झुककर नमस्ते करने के तरीके से, मतलब उस सम्मान से धीरे धीरे प्रभावित हो गए। कहा भी गया है कि वरिष्ठ को इस प्रकार सम्मान मिले तो वो बहुत खुश होता है। तो वो शुरुआती रूखापन वो गायब हो गया। तो क्या ये सिर्फ सम्मान था या काम की क्वालिटी भी? मेरे ख्याल से दोनों का मेल था। सम्मान ने शायद दरवाजा खोला, लेकिन काम की क्वालिटी ने उस सम्मान को पक्का किया। अच्छा, तो ये तो हुई काम की बात।
पर निजी जिंदगी में भी बड़े बदलाव आ रहे थे उसके। हाँ, 1985 में बेटी हुई, खुशी का मौका। पर साथ में जिम्मेदारी का एहसास भी। बिल्कुल, लेकिन जिंदगी में सुख दुख साथ चलते हैं। बेटी के जन्म के कुछ ही वक्त बाद, हाँ, 3 महीने बाद ही उसके बाबा मनसूख, जो 80 साल के थे, वो गुजर गए। और स्रोत में बाबा के जीवन के बारे में भी है कि वो दुखों से भरा था। पत्नी की मृत्यु, जवान बेटे की मृत्यु। इसी वजह से शायद वो आखिर में थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे। घर में कलह भी रहती थी, खासकर भानुमति के साथ। और ये सब अनुभव ये चंद्र को सोचने पर मजबूर करते हैं जीवन के बारे में। हाँ, वो परिवार के झगड़ों के बारे में सोचता है, सास बहू, बाप बेटा, ये तो हर घर की कहानी है कहीं ना कहीं। उसने अपने आस पड़ोस में, अपने घर में ये सब देखा था और इससे उसकी पढ़ाई में, शांति में दिक्कत आती थी। और इसी शांति के लिए शायद वो पढ़ने की अजीब अजीब जगह ढूंढता था। हाँ, वो किस्सा मजेदार है। एकांत चाहिए था उसे, तो कभी छत पर मटके लगाकर आड़ बना ली, कभी सरकंडों की झोपड़ी, पेड़ पर भी। हाँ, पेड़ पर खटोला डालकर पढ़ता था। उसे अपने संस्कृत टीचर की बात याद थी। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। मतलब मेहनत का फल। बिल्कुल। और बाबा के जाने के बाद वो जिंदगी के बदलावों पर, ईश्वर की मर्जी पर सोचता है। स्रोत में लिखा है, ईश्वर की लीला बड़ी अजीब होती है और ये कर्म अनुसार फल देती ही रहती है। हाँ, ये गहरा विचार है। उसे ये भी एहसास होता है कि हर किसी को अपनों का अंतिम समय देखना नसीब नहीं होता। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये हिस्सा दिखाता है कि पर्सनल ग्रोथ सिर्फ करियर में आगे बढ़ना नहीं है, सही, बल्कि जिंदगी के दुखों को सहना, उन्हें स्वीकार करना, रिश्तों की जो उलझनें हैं उन्हें समझना, ये सब भी इसमें शामिल हैं। तो इस डीप डाइव से हमने देखा कि चंद्र की कहानी में मेहनत, सम्मान, सीखने की इच्छा, सुख दुख और किस्मत, ये सब कैसे जुड़े हुए हैं। हाँ, एक ताना बाना सा है। उसके अनुभव हमें शायद यही सिखाते हैं कि भाई मेहनत करो, सम्मान दो, सीखते रहो और जो जीवन में आए उसे स्वीकार करो। बिल्कुल, शायद यही जिंदगी का सफर है। काम और निजी अनुभव मिलकर ही हमें बनाते हैं। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, स्रोत में एक अदृश्य शक्ति की बात है जो सब देखती है और कर्मों के हिसाब से फल देती है। अगर हम इस विचार को सच में माने तो ये हमारे रोज के फैसलों पर, मुश्किलों से निपटने के तरीके पर और दूसरों के साथ हमारे बर्ताव पर कैसे असर डाल सकता है। ये सोचने वाली बात है। शायद हमारे आपसी व्यवहार को बेहतर बना सके। बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ आज का डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। आज का ये डीप डाइव एक कहानी से निकला है। स्रोत एक कथा है जो मेहनत, लगन और हाँ, जिंदगी के कुछ अनपेक्षित मोड़ों के बारे में है। कहानी शुरू होती है जिला कलेक्टर के एक पत्र से। उसमें जिला स्तर पर आशुलिपि शॉर्ट हैंड की एक प्रतियोगिता की घोषणा थी। हाँ, और मकसद ये था कि दफ्तरों में शॉर्ट हैंड का काम भले थोड़ा कम हो गया हो, हाँ, पर कलेक्टर साहब चाहते थे कि आशुलिपिकों की रफ्तार, उनकी सटीकता वो बनी रहे, सब अप टू डेट रहे, ताकि सरकारी काम में ढील ना आए। बिल्कुल। और जैसी ये खबर हमारे मुख्य किरदार चंदर तक पहुंची, उसमें जैसे एक बिजली सी कौंध गई। अच्छा। हाँ, उसे पुराने दिन याद आ गए जब वो अपने दोस्त महावीर सिंह के साथ घंटों प्रैक्टिस करता था। उसने फौरन तय कर लिया, भाई इसमें तो भाग लेना है और जीतना है। तो जोश आ गया एकदम। बिल्कुल, कड़ाके की ठंड थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। खेत में हो या घर पर, हर खाली मिनट वो अभ्यास में लगा रहा। मन में पक्का विश्वास था कि पहले 5 में तो जरूर आएगा। चलिए, इस कहानी की परतों को थोड़ा और खोलते हैं। चंदर ने इस प्रतियोगिता के लिए वाकई सब कुछ दांव पर लगा दिया। जैसे कि? अरे, ठीक से खाना पीना तक छोड़ दिया था उसने, खेत का काम रोक दिया। बस एक ही धुन थी, ये प्रतियोगिता जीतनी है। शायद ये साबित भी करना था कि गांव में रहकर भी कोई बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। और यहाँ ये बात दिलचस्प हो जाती है कि प्रतियोगिता वाले दिन पूरे जिले से आशुलिपिक पहुंचे थे। हाँ, अनुभवी लोग होंगे काफी। बहुत। किसी को 10 साल का तजुर्बा था, किसी को 7 साल का, और चंदर, उसके पास शॉर्ट हैंड का अनुभव सिर्फ 2 साल का था। हाँ, टाइपिंग वो 4 साल से कर रहा था। सिर्फ 2 साल? हाँ, और वो अपनी टाइपिंग मशीन भी साथ लाया था, जिसे वो बड़े प्यार से लक्ष्मी कहता था। लक्ष्मी? मशीन का नाम? हाँ, ये सिर्फ मशीन नहीं थी उसके लिए। इसी की कमाई से बहन की शादी की थी, घर बनाया था, परिवार संभाला था।
ये उसके संघर्ष और स्वावलंबन का प्रतीक थी एक तरह से। तो इतने अनुभवी लोगों के बीच 2 साल का अनुभव लेकर उतरना, ये तो बड़ी हिम्मत की बात थी। क्या सिर्फ जोश काफी था? हिम्मत तो थी ही, पर साथ में थी वो पैनी धार जो लगातार अभ्यास से आती है ना। प्रतियोगिता जिला उपायुक्त यानी कलेक्टर साहब की सीधी निगरानी में हुई। करीब 30 लोग थे। 30 लोग, ठीक है। हाँ, पास के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के एक अनुदेशक मतलब इंस्ट्रक्टर ने 80 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से 3 मिनट का श्रुत लेख दिया, डिक्टेशन। ओके, 80 शब्द प्रति मिनट, 3 मिनट। हाँ, और फिर उसे 15 मिनट में टाइप करना था। और नतीजा क्या रहा? सब अनुभवी थे, चंदर थोड़ा नया था, मुकाबला तो सख्त रहा होगा। नतीजा चौंकाने वाला था। कई पुराने खिलाड़ी मतलब अनुभवी लोग, वो तो पूरा श्रुतलेख लिख ही नहीं पाए या फिर टाइप नहीं कर पाए। अच्छा, क्यों? स्रोत कहता है शायद रोजमर्रा के काम में वो ढिलाई बरतने की आदत पड़ गई थी। लेकिन चंदर, उसने न सिर्फ सब कुछ सही सही लिखा, बल्कि उसकी उंगलियां मशीन पर ऐसे नाच रही थीं जैसे कोई माहिर कारीगर हो। वाह। कहते हैं कलेक्टर साहब की नजर भी उस पर टिक गई थी और उसने सबसे पहले अपना पेपर पूरा किया। क्या बात है, यानी उसकी एकाग्रता और वो जो जबरदस्त तैयारी थी वो रंग लाई। तो परिणाम? प्रथम स्थान चंदर। अरे वाह। हाँ, कलेक्टर साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ उसकी तारीफ की बल्कि सीधे अपने दफ्तर में ही उसे नियुक्ति दे दी। सीधे कलेक्टर ऑफिस में? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यह अप्रत्याशित था उसके लिए भी। स्रोत बताता है कि वहां 2 साल काम करके चंदर की अंग्रेजी भी काफी सुधर गई। इसे ही कहते हैं मेहनत का फल मिलना। कहानी में भी कर्म फल का जिक्र है शायद। हाँ, ये कर्म फल का सीधा उदाहरण तो है ही। सच्चे मन से, पूरी लगन से किया गया काम वो नतीजा देता है। पर यहाँ ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये सिर्फ मेहनत थी? ये अवसर का सही समय पर मिलना भी तो था ना। मेहनत ने अवसर बनाया और अवसर ने मेहनत को पहचाना। हाँ, ये बात तो है। उपायुक्त के दफ्तर में काम मिलना ये उसकी मूल योजना का हिस्सा नहीं था, ये उसकी लगन का एक अप्रत्याशित इनाम था। बिल्कुल सही कहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना। नहीं, सफलता की इस कहानी में एक और परत है। चंद्र के मन में कहीं एक और सपना था। हाँ, शिक्षक बनने का सपना। वही। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ है। इतनी बड़ी सफलता, कलेक्टर के दफ्तर में नौकरी, इसके बावजूद उसके मन में शिक्षक बनने की इच्छा बनी रही। लेकिन उसके पास इसके लिए जरूरी योग्यता नहीं थी। योग्यता मतलब शिक्षा स्नातक, बीएड की डिग्री, वो नहीं थी उसके पास। तो ये सपना ही रह गया। तो इसका क्या मतलब निकाले हम? एक तरफ तो कड़ी मेहनत से मिली शानदार सफलता है और दूसरी तरफ एक अधूरा सपना। ये कहानी ये दिखाती है कि एक दिशा में की गई जबरदस्त मेहनत आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। ऐसे दरवाजे खोल सकती है जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो, जैसे चंद्र का कलेक्टर के दफ्तर पहुंचना। सही बात है। लेकिन साथ ही ये कहानी ये भी याद दिलाती है कि जीवन में हासिल की गई हर सफलता शायद हमारी सारी इच्छाओं या सपनों को पूरा न कर पाए। योग्यता, हालात या शायद प्राथमिकताएं, कुछ सपने अधूरे रह ही जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है जी। क्या एक क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना हमेशा पूरी तरह संतुष्टि देता है, या मन में कहीं ना कहीं किसी और रास्ते की ख्वाहिश वो दबी रह सकती है? बिल्कुल, ये कहानी हमें छोड़ जाती है इसी सवाल के साथ जी। सफलता के बाहरी पैमाने और मन की भीतरी संतुष्टि, क्या ये हमेशा एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या जीवन की यात्रा में मंजिलें बदलती रहती हैं, भले ही हम किसी एक रास्ते पर बहुत दूर निकल आए हों? तो आज का हमारा डीप डाइव एक बहुत ही एक बुनियादी सवाल की पड़ताल करता है। क्या सिर्फ सपने देखने से कुछ होता है, या फल हमेशा कर्म से ही जुड़ा होता है? हमारे आज के स्रोत कर्म भल में चंद्र की कहानी बिल्कुल इसी दुविधा को दिखाती है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत सजीव दृश्य से होती है। बरसात का मौसम है, कोयल कूक रही है और चंद्र का मन बेचैन है। वो शिक्षक बनने के अपने सपने में पूरी तरह डूबा हुआ है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कहानी सीधे हकीकत से नहीं बल्कि एक सपने से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, चंद्र सपना देख रहा है कि वो एक बगीचे में बच्चों को पढ़ा रहा है। मतलब यहाँ तक कि सपने में जो मुख्य अध्यापक आते हैं वो भी उसे सलाह दे रहे हैं। तो ये सिर्फ उसकी इच्छा नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि वो उस ख्याल में कितना खोया हुआ है। उसका सपना एक तरह से उसकी असलियत से ज्यादा असली लग रहा है। लेकिन फिर आंख खुलती और वो सपना टूट जाता है। वो खुद को नीम के पेड़ के नीचे पाता है और पहली चीज जो सोचता है वो ये कि सपने कभी सच्चे नहीं हुआ करते। और यहीं पर कहानी का असली संघर्ष सामने आता है।
एक खूबसूरत सपना और एक कह सकते हैं साधारण सी रोजमर्रा की जिंदगी, उसके बीच का टकराव। सपने तो देख लिए, पर अब आगे क्या? और यही टकराव कहानी की असली जान है, क्योंकि उस सपने के बाद वो अपनी रोज की जिंदगी में लौट आता है, अपने ऑफिस पहुंचता है। लेकिन उसका दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ है। तभी ऑफिस में उनका एक साथी जो ड्राफ्ट्समैन था उन्हें आवाज देता है और एक बड़ी मजेदार बात कहता है, चंदर, आपकी लॉटरी निकल आई। चंदर तो हैरान रह जाता है, उसे लगता है शिक्षक बनना तो एक सपना ही रह जाएगा, इसका लॉटरी से क्या लेना देना। ये लॉटरी वाली बात बहुत दिलचस्प है। आपको क्या लगता है, लेखक ने यहाँ लॉटरी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया होगा, जबकि ये तो बस एक सरकारी घोषणा थी? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि लेखक शायद ये दिखाना चाहते हैं कि अफसर अक्सर लॉटरी की तरह ही आते हैं। बिल्कुल अप्रत्याशित, अचानक। अच्छा। वो लॉटरी असल में अखबार की एक छोटी सी खबर थी। खबर ये कि अब सरकारी नौकरी में रहते हुए भी बीएड की डिग्री ली जा सकती है। तो ये कोई जादुई टिकट नहीं था, ये बस एक दरवाजा था। लॉटरी ये नहीं थी कि उसे नौकरी मिल गई, लॉटरी ये थी कि उसे कोशिश करने का मौका मिल गया। तो मौका मिलते ही चंदर ने जरा भी देर नहीं की। ये उसकी बेताबी दिखाता है। स्रोत बताता है कि वो खबर पढ़कर गदगद हो गया। उसने उसी दिन अपने डिपार्टमेंट हेड से आगे पढ़ने की इजाजत के लिए अर्जी टाइप की और पोस्ट भी कर दी। और ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। यहाँ चंदर सिर्फ सपने देखने वाले से कर्म करने वाला बन जाता है। सही बात है। उसने इंतजार नहीं किया, उसने पहला कदम उठाया। ये उसका पहला असली कर्म था। और देखिए, जब इरादा पक्का हो तो रास्ते भी खुलते हैं। उसे 1 महीने के अंदर इजाजत मिल भी गई। और इजाजत मिलने के बाद तो चंदर ने जैसे दिन रात एक कर दिए। हर पाठ को 3-3 बार पढ़ा और पहली ही कोशिश में अच्छे नंबरों से बीएड की डिग्री हासिल कर ली। जल्द ही शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन भी आ गया। उसने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया और घर लौट आया। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले मोड़ पर छोड़ देती है, इंतजार में। बिल्कुल, ये अंत बहुत शक्तिशाली है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कर्म फल आखिर है क्या? क्या वो नौकरी मिलना ही असली फल है, या फिर फल वो पूरी यात्रा है? सपने को सच करने के लिए की गई वो मेहनत, वो लगन और खुद को एक काबिल इंसान बनाने का वो सफर। कहानी का अंत पाठक पर छोड़ दिया गया है। तो ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या चंदर का सपना सच हुआ? शायद कहानी ये कह रही है कि उसका सपना तो उसी दिन सच हो गया था जिस दिन उसने अपनी अर्जी पोस्ट की थी। बाकी सब तो बस उस सफर का एक हिस्सा है। और यही आज का हमारा आखिरी विचार है। क्या सफलता मंजिल पर पहुंचना है, या उस रास्ते पर चलने का साहस करना है जिसे हम अपना मानते हैं? स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे पास एक कहानी है चंदर की। हाँ, एक व्यक्ति के शिक्षक बनने के संघर्ष की कहानी। बिल्कुल। और कैसे वो आखिरकार कामयाब होता है। ये एक कथात्मक स्रोत है और हम कोशिश करेंगे चंदर के सफर के अहम मोड़ों और उसकी जो भावनाएं रहीं उन्हें समझने की। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक, कह सकते हैं, गहरी निराशा से। शिक्षा विभाग की चयन सूची आती है और चंदर का नाम उसमें नहीं होता। हाँ, और दुख की बात यह है कि फर्क बहुत ही मामूली था। उसका रोल नंबर था 1099 और जो आखिरी सिलेक्टेड कैंडिडेट था उसका 1090। सिर्फ 9 नंबर का फासला। जी, सोचिए, पूरी रात वो बस इसी कश्मकश में रहा होगा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस शुरुआती झटके और शक के बावजूद उसने फौरन हार नहीं मानी। पहले तो उसे यही लगा कि शायद रोल नंबर देखने में ही कोई भूल हुई हो। हाँ, हो सकता है। तो इसी तसल्ली के लिए वो चंडीगढ़ तक गया, पर नतीजा वही रहा, उसका नाम लिस्ट में नहीं था। फिर उसके मन में ये ख्याल भी आया, जैसे अक्सर आता है ऐसे मामलों में, कि शायद कहीं कोई धांधली हुई हो, कोई भ्रष्टाचार। बिल्कुल, ये ख्याल आना स्वाभाविक है। लेकिन फिर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है ना? जी हाँ, कुछ दूसरे जो असफल उम्मीदवार थे उन्हें भी शक हुआ। हाँ, उन्हें लगा कि चयन प्रक्रिया ठीक नहीं थी, शायद कम काबिल लोगों को चुन लिया गया, तो उन्होंने मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। अच्छा। और कमाल देखिए, कोर्ट ने पूरी चयन सूची ही रद्द कर दी और दोबारा साक्षात्कार का आदेश दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी खबर थी। चंदर को कैसे पता चला? अखबार से। ये खबर अखबार में छपी थी। ये दिखाता है कि कैसे हमारी न्याय व्यवस्था कभी-कभी चीजों को सही कर सकती है। बिल्कुल, ये व्यवस्थागत प्रक्रियाओं और न्याय की तलाश का एक उदाहरण है। हालांकि सरकार भी फिर चुप नहीं बैठी। सरकार कहाँ मानने वाली थी? हाँ, वो पहले से जो चयनित उम्मीदवार थे उनके हक में सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई। ओहो,
मामला और पेचीदा हो गया। जी, सर्वोच्च न्यायालय ने तब एक बीच का रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उन्हें रहने दिया जाए, लेकिन जो बाकी खाली पद हैं उन्हें मेरिट के आधार पर भरा जाए। हाँ, बाकी उम्मीदवारों में से मेरिट के आधार पर। तो ये एक किस्म का समझौता था। समझ गया। इसके बाद फिर से इंटरव्यू हुए होंगे। हाँ, दोबारा साक्षात्कार हुए, पर इस सब प्रक्रिया में इतना समय बीत गया कि चंदर की उम्मीद लगभग टूट चुकी थी। हाँ, इतना लंबा खिंच जाए तो हौसला पस्त हो ही जाता है। बिल्कुल। वो अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गया था, ये मानकर के शिक्षक बनने का सपना शायद सपना ही रह जाएगा, हकीकत नहीं। उसे लगने लगा था कि सपने शायद सच नहीं होते। और यही कहानी एक दिलचस्प, थोड़ा कह सकते हैं रहस्यमयी मोड़ लेती है। अच्छा, वो कैसे? साल के आखिर में चंदर बॉम्बे गया हुआ था अपनी बहन के पास घूमने। ठीक है। वहां सड़क पर चलते हुए अचानक उसकी नजर एक कार के नंबर प्लेट पर पड़ी। नंबर था 1099। 1099। अरे, ठीक वही नंबर जो उसका रोल नंबर था। जी हाँ, बिल्कुल वही। अब इसे महज इत्तेफाक कहें या कोई संकेत, पर इस नंबर ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। मैं समझ सकता हूँ, एक अजीब सी सिहरन हुई होगी। हाँ, उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई और उसने फौरन घर लौटने का फैसला कर लिया। बिना किसी रिजर्वेशन के ही ट्रेन पकड़ ली उसने। सच में? सिर्फ उस नंबर को देखकर? हाँ। घर पहुंचते ही उसने क्या किया? पूछा होगा चिट्ठी के बारे में। बिल्कुल, पहला सवाल यही, क्या कोई चिट्ठी आई? जवाब मिला नहीं। उफ, दिल बैठ गया होगा उसका। हाँ, लेकिन अगले ही दिन जब वो अपनी ड्यूटी से लौटा तो मोहल्ले के एक लड़के ने उसे बताया क्या? कि उसका चयन शिक्षक के पद पर हो गया है। आखिरकार, पर चिट्ठी क्यों नहीं आई थी? अजीब बात ये थी कि नियुक्ति पत्र आया तो था, पर पते में थोड़ी गड़बड़ी थी। शायद मोहल्ले का नाम या कुछ, तो डाकिया उसे चंडीगढ़ वापस भेज चुका था। अरे भगवान, मतलब किस्मत देखिए, चयन हो गया पर खबर मिलते मिलते रह गई। ये छोटी सी घटना ब्यूरोक्रेटिक उलझनों का, वो लाल फीताशाही का एक सटीक उदाहरण है। बिल्कुल। चयन सूची में नाम आ गया, पर एक गलत पते की वजह से सूचना ही नहीं मिली। जब वो आखिरकार विभाग पहुंचा तो पता चला कि नौकरी ज्वाइन करने की जो तारीख थी वो निकल चुकी थी। सूची मंजिल पर पहुंचकर भी दरवाजा बंद मिला। फिर क्या किया उसने? उसे फिर से चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़े। डायरेक्टर साहब से मिलना पड़ा, पूरी बात बतानी पड़ी और फिर विशेष अनुमति लेनी पड़ी कि उसे ज्वाइन करने दिया जाए। कितनी मशक्कत! जी हाँ। और आखिरकार सारे चक्कर काटने के बाद अनुमति पत्र लेकर उसने शिक्षा विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वो सपना जो उसने करीब 2 साल पहले देखा था, वो अब हकीकत बन चुका था। चंदर शिक्षक बन गया था। हाँ, उसने सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया और खुशी में स्कूल में मिठाई बांटी। जाहिर है, इतनी लंबी लड़ाई के बाद सफलता मिली थी। पर जैसा अक्सर होता है, एक मंजिल का अंत असल में दूसरी यात्रा की शुरुआत होती है। सही कहा। शिक्षक बनना एक बात थी, अब चुनौती थी एक सफल शिक्षक बनना। उस नए माहौल को समझना जिसे हम शिक्षक समाज कहते हैं, उसकी अपनी गतिशीलता, उसके अपने समीकरण। हाँ, जिसमें ईमानदारी भी होती है और कभी-कभी ईर्ष्या भी। बिल्कुल। तो ये कहानी को एक बड़े फलक से जोड़ता है कि लक्ष्य हासिल करना ही काफी नहीं है, आगे का सफर भी बहुत मायने रखता है। तो इस सब का क्या मतलब निकाले हम? ये कहानी सिर्फ चंदर की नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दृढ़ता की कहानी है, ये भाग्य के अजीबोगरीब इशारों की कहानी है, और ये उस ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं से, उस लाल फीताशाही से जूझने की कहानी है जिसका सामना हम में से कई लोग करते हैं। हाँ, निराशा से शुरू होकर एक अजीब से संयोग से उम्मीद का जगना और फिर मंजिल तक पहुंचना। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है मेरे ख्याल से, जीवन में ऐसे अप्रत्याशित संकेतों या संयोगों की आखिर भूमिका क्या है? जैसे वो कार का नंबर 109। कोई इशारा था या सिर्फ हमारे मन का वो वहम जो मुश्किल वक्त में उम्मीद ढूंढता है? कौन जाने। तो इस पर विचार करने के लिए एक बात हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हमारी किस्मत, हमारी मंजिल पहले से तय है, या हम अपने इरादों और कोशिशों से, अपनी दृढ़ता से अपनी राह खुद बनाते हैं, भले ही रास्ते में किस्मत और सिस्टम की कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए? आज हमारी डीप डाइव में एक कहानी है, कर्म फल। ये कहानी कमली और उसके पति चंदर के बारे में है,
और देखने में तो मतलब एक बहुत ही साधारण परिवार की कहानी लगती है। पर हमारा मिशन है इसकी परतों को खोलना और ये समझना कि कमली जैसी एक महिला जो जो अक्सर बीमार रहती थी, वो अपने परिवार के लिए इतनी जरूरी कैसे बन गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक गहरा नुकसान, एक एक पर्सनल लॉस कला को जन्म दे सकता है। आखिर चंदर की कविताएं कमली के जाने के बाद ही क्यों सामने आईं? ये कहानी रिश्तों की है, विरासत की है और दुख की जो रचनात्मक शक्ति होती है उसकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक विरोधाभास से होती है। कमली को लगातार सिर दर्द, पेट दर्द ऐसी शिकायतें रहती थी, लेकिन उसके हाथों में एक कमाल का हुनर था। हाँ, वो हंसली ठीक करने वाला हुनर। बिल्कुल, वो छोटे बच्चों की जो अस्थिर हंसली होती है ना, उसे बस छूकर सहलाकर ठीक कर देती थी। लोग उसे हंसली वाली माँ कहते थे। और यही तो सबसे आकर्षक बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी शारीरिक कमजोरी और उसके इस हुनर में कोई गहरा रिश्ता हो? अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा मतलब है, शायद हमेशा बीमार रहने की वजह से ही उसने अपने हाथों में वो संवेदनशीलता, वो ध्यान विकसित किया जो किसी और के पास नहीं था। कह सकते हैं कि उसकी असली ताकत शायद उसकी कमजोरी से ही जन्मी थी। वाह, ये तो बहुत गहरा अवलोकन है। और ये ताकत सिर्फ उसके हुनर में नहीं थी, वो अविश्वसनीय रूप से मेहनती भी थी। खेतों में काम करने वाली बात। हाँ, वो बिजाई से कटाई तक हर काम खुद करती थीं, सिर्फ इसलिए ताकि मजदूरी के पैसे बच सकें। कहानी में लिखा है कि घर अनाज की बोरियों से इतना भरा रहता था कि दरवाजे में पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी। वो अपने पति चंदर के बराबर कमाती थी। देखिए, ये उस दौर में महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता पर अनकहा उदाहरण है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया। ये तो बिल्कुल सही है, पर एक सवाल मेरे मन में आता है। क्या कहानी इस पर भी कोई रोशनी डालती है कि चंदर उसकी इस बराबरी की साझेदारी को कैसे देखता था? क्या वो इसे सच में एक पार्टनरशिप मानता था या बस ये मानकर चलता था कि औरतें तो मेहनत करती ही हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कहानी सीधे तौर पर तो नहीं बताती, लेकिन इसका जवाब हमें मिलता है कमली की मौत के बाद। चंदर की हालत में उसकी मेहनत ने, उसके हुनर ने उस परिवार को एक साथ रखा था, और जब वो नहीं रही तो सब बिखर गया। हाँ, वो परिवार नियोजन के ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिर में एड़ियों का दर्द ही उसकी मौत का कारण बना। पर यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। चंदर, जो एक कवि था, अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा के जाने के बाद लिखना क्यों बंद कर देता है? बिल्कुल। और फिर अचानक कई साल बाद एक पालक के खेत को देखकर उसे ऐसा क्या देखा कि उसने एक साथ 200 कविताएं लिख डाली? क्योंकि देखिए, चंदर के लिए दुख सिर्फ एक भावना नहीं रहा, वो एक माध्यम बन गया। वो जो पालक का खेत था, वो सिर्फ एक याद नहीं थी। तो वो क्या था? वो कमली की मेहनत का, उसकी लगन का एक जीता जागता सबूत था, उसकी विरासत थी। जब चंदर ने उसे देखा तो उसने दुख को नहीं, बल्कि कमली की जिंदा मौजूदगी को महसूस किया, और उसी जिंदा विरासत ने उसकी रुकी हुई कलम को फिर से चला दिया। उसने उस दुख को कमलेश कुंज नाम की किताब में ढाल दिया। तो आखिर में ये कहानी मैंने क्या सिखाती है? कमली के जाने के बाद घर की हालत ऐसी हो गई। कहानी में एक लाइन है कि चूहे भी पड़ोसियों के यहाँ पलायन कर चुके हैं। मतलब घर की बरकत ही चली गई थी। सिर्फ बरकत नहीं, मुझे लगता है घर का आधार ही चला गया था। चूहों का जाना सिर्फ अनाज खत्म होने का संकेत नहीं है। अच्छा, ये इस बात का प्रतीक है कि घर की अन्नपूर्णा, मतलब जीवन देने वाला जो तत्व होता है, वही चला गया था। तो एक व्यक्ति के जाने से पूरा संसार सूना हो जाता है, और उस सूनेपन में इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। जैसा कि कहानी में कहा गया है कि गले पड़ा ढोल स्वयं को ही बजाना पड़ता है। तो सोचने वाली बात यह रह जाती है कि जब दुख में सब साथ छोड़ देते हैं, तो क्या कला और यादें ही इंसान की सबसे वफादार साथी बन जाती हैं? आज का डीप डाइव हमें ले चलता है कर्म फल कहानी के एक अंश में। ये चंदर नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जी, जो अपनी पत्नी कमली को खोने के बाद गहरे सदमे में है, दुख से जूझ रहा है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे वो इस भारी क्षति से निपटता है, अकेलेपन का सामना करता है, और कैसे फिर वो लेखन और आध्यात्मिकता में एक तरह से शांति खोजता है। हाँ, बिल्कुल। इसमें जीवन, मृत्यु, नियति पर भी गहरे सवाल हैं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। हाँ, और जो बात इसे खास बनाती है ना, वो ये है कि ये सिर्फ दुख की कहानी नहीं है।
ये भी देखती है कि मतलब गहरे सदमे के बाद इंसान जीने की नई वजह कैसे तलाशता है, नए मायने। हाँ, कमली के जाने के बाद चंदर तो जैसे बिल्कुल बदल ही गया है, एकदम चुपचाप, अकेला सा। हाँ कहानी दिखाती है कि कमली की यादें वो उसे हर पल घेरे रहती हैं। हाँ, सोते जागते खाते पीते हर वक्त। और उसे लगता है जैसे वो नियति के हाथ की कठपुतली है, प्रकृति की मर्जी पर निर्भर। एक बेबसी सी। हाँ बिल्कुल, ये दुख की बहुत स्वाभाविक तस्वीर पेश करता है। लगता है ये ऐसा दुख है जिसे वो टाल नहीं सकता था, होनी थी। हाँ और देखिए, कहानी एक तरफ कहती भी है कि समय बड़े से बड़े घाव भर देता है, लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि यादें कितनी गहरी होती हैं। सही। वो जाती नहीं है आसानी से। असल में जैसा कहा है, ये मन की दशा ही है जो सब कुछ सहती है, वही सुख दुख महसूस कराती है। बिल्कुल। और फिर इस गहरे दुख से निकलने के लिए चंदर एक रास्ता चुनता है, लेखन का। हाँ, ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। वो रोज लिखता है अपने अंदर जो भी चल रहा है, सब कागज पर। अपने दिल के उद्गार एक तरह से। हाँ, और कमाल की बात यह है कि उसकी माँ भानुमती वो समझती है कि बेटा बस पढ़ाई कर रहा है। हाँ, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये उसके लिए कितना जरूरी है। ये सिर्फ पढ़ना नहीं है। वही तो। ये वाकई में दिलचस्प है कि कैसे रचनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी, दुख से जूझने का एक जरिया बन जाती है। शायद एक थेरेपी जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, एक किस्म की थेरेपी ही है। भावनाओं को समझने की, उन्हें शक्ल देने की कोशिश, भले ही बाहर वाले ना समझें। और फिर ये लिखना उसे और गहरे सवालों की तरफ ले जाता है ना? हाँ, वो सोचने लगता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जीवन का मकसद, परमात्मा, मतलब ये सब बड़े दार्शनिक सवाल उठने लगते हैं। सही कहा। यहाँ कहानी व्यक्तिगत दुख से आगे बढ़ जाती है, अस्तित्व के बड़े सवालों तक पहुंचती है। ये दिखाता है कि कैसे जिंदगी के बड़े झटके, बड़े दुख हमें उन सवालों पर सोचने को मजबूर करते हैं जिन पर हम आम दिनों में शायद ही सोचते हैं। हाँ, परमात्मा के रहस्य को समझने की कोशिश। जी, एक मानवीय कोशिश। इसी दौरान उसका दोस्त बद्री भी आता है उससे मिलने। अच्छा। बद्री तो एकदम तंदुरुस्त है, वो चंदर की कमजोरी देखकर फिक्रमंद हो जाता है। हाँ, वो बाहरी दुनिया का प्रतीक है एक तरह से, शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान। हाँ, और बातचीत में चंदर की माँ भी शामिल होती हैं। वो अपना दुख बताती हैं, चंदर के अकेलेपन का जिक्र करती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि कैसे गांव वाले चंद्र कमली की जोड़ी को नजर लगाते थे। अच्छा, ये नजर लगने वाली बात भी है। ये दिखाता है कि कैसे लोग दुख को अपनी समझ, अपनी लोक मान्यताओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं, अर्थ देने की कोशिश करते हैं। सही। और ये बातचीत बाहरी दुनिया और चंद्र की जो अंदरूनी कश्मकश है, उसके बीच का फासला भी दिखाती है। बद्री की चिंता जिस्मानी है, चंद्र का संघर्ष रूहानी। बिल्कुल। फिर एक और बदलाव आता है चंदर में। धीरे धीरे उसका ध्यान प्रभु भजन लिखने में लगने लगता है। अच्छा, लेखन से भजन की ओर। हाँ, वो इसमें इतना खो जाता है कि उसे बाहरी दुनिया का जैसे होश ही नहीं रहता। उसे एक आंतरिक संसार मिल गया है, जैसा कहानी कहती है। हाँ बिल्कुल। और एक छोटी सी पर अहम बात, वो खाने से पहले पंछियों और कुत्तों के लिए कौर निकालने लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि उसका ध्यान व्यक्तिगत दुख से हट रहा है, अब एक ज्यादा व्यापक, एक आध्यात्मिक शांति और करुणा की तरफ जा रहा है। हाँ, जैसे उसका दायरा बढ़ रहा है। जी, वो आंतरिक संसार की खोज शायद उसे बाहरी दुनिया के दुख से थोड़ी राहत दे रही है, एक नई जमीन। और फिर कहानी में आता है एक निर्णायक पल, हिंदी दिवस पर। स्कूल में। हाँ, स्कूल में उसे बोलने के लिए बुलाया जाता है। वो पहले तो हिचकिचाता है, शायद आत्मविश्वास की कमी। इतने दुख के बाद स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन छात्राएं उसका उत्साह बढ़ाती हैं। वो फिर मुंशी प्रेमचंद पर बोलता है और फिर अपनी लिखी एक कविता सुनाता है। और सब हैरान। उसकी प्रतिभा की बहुत तारीफ होती है। तब पता चलता है कि उसमें किसी भी विषय पर तुरंत कविता रचने की क्षमता है। वाह, वो करत करत अभ्यास वाली बात यहाँ एकदम सही लगती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे दुख और मुश्किल हालात भी प्रतिभा को निखार सकते हैं, या शायद उसे बाहर ला सकते हैं। हाँ, शायद वो पहले से थी पर अब उभर कर आई। जी, उसका जो लेखन का अभ्यास था, जो अंदरूनी मंथन चल रहा था, वो अब एक सार्वजनिक पहचान पा रहा है। बाहर से कमजोर दिखने वाले चंद्र के अंदर रचनात्मकता की एक गहरी धारा थी जो अब प्रकट हुई है। तो ये थी चंद्र की यात्रा, गहरे दुख और अकेलेपन से निकलकर लेखन, चिंतन और फिर आध्यात्मिकता के जरिए एक नई पहचान तक। ये कहानी हमें समय, दुख
और इंसान के मन की शक्ति के बारे में बहुत कुछ बताती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। एक सवाल छोड़ जाती है, क्या जीवन का कोई बड़ा नुकसान, कोई गहरी चोट हमें सिर्फ तोड़ती है, या ये हमारी दुनिया को देखने का नजरिया, हमारे जीने का मकसद और खुद से हमारा रिश्ता, इन सबको अप्रत्याशित तरीकों से बदलने की ताकत भी रखती है? ये सवाल चंद्र की कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, सोचने के लिए। हमारे आज की डीप डाइव का सोर्स एक कहानी है, कर्मफल। और इसे पढ़ते हुए मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा था। क्या सवाल? यही कि क्या काम की जगह पर अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की कोई कीमत चुकानी पड़ती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये कहानी कर्मफल इसी की पड़ताल करती है। इसमें मुख्य पात्र हैं चंद्र, एक शिक्षक जो 37 साल की नौकरी के बाद रिटायर होने वाले हैं। तो हमारा मिशन है इस कहानी के जरिए वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, स्वाभिमान और इंसानी फितरत की परतों को खोलना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि चंद्र के रिटायरमेंट में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, पर दिलचस्प बात यह है कि वो ढीले पड़ने के बजाय पहले से भी ज्यादा लगन से काम कर रहे हैं। और यही बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, काम में रुचि कम कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, जी चुराने लगते हैं। और चंद्र का व्यवहार इसकी ठीक उल्टा है। ये सिर्फ कर्तव्य नहीं है, ये उनके काम के प्रति आप कह सकते हैं एक गहरा सम्मान है, एक स्वाभिमान भी, कि मैं अपना काम आखिर तक सही से करूंगी। सही कहा। वो अपनी पारी को मजबूती से खत्म करना चाहते हैं, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। तो इसका मतलब चंद्र एक आदर्श कर्मचारी हुए, तो ऑफिस में तो सब उनकी बहुत इज्जत करते होंगे। पर कहानी में मजेदार मोड़ यहीं आता है। हाँ, जब उनके 3 सहकर्मी आपस में बात कर रहे होते हैं और सबकी राय एक जैसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बातचीत ऑफिस के माहौल का आईना है असल में। 2 सहकर्मी तो चंद्र की बहुत तारीफ करते हैं। हाँ, एक कहता है इस उम्र में भी वो हम सबसे ज्यादा काम खींचता है, और दूसरा तो उन्हें हीरा तक कह देता है। कहता है कि उनके जाने के बाद याद करोगे, और ये भी कि चंद्र नियम का पक्का है, किसी गलत काम के लिए अपने सगे भाई की भी नहीं सुनेगा। लेकिन एक तीसरा सहकर्मी है जो इस बात से जरा भी खुश नहीं है। हाँ, वो कहता है उन्होंने मेरा काम नहीं किया। मैं तो उसको कोई फेयरवेल पार्टी वगैरह देने वाला नहीं हूँ, बस एक छोटा सा काम ना होने पर इतनी नाराजगी। देखिए, यहाँ बात एक काम से कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा? जब वो सहकर्मी कहता है तुम तो हमारे ही हो, वो दूसरा है, तो वो असल में ऑफिस की एक छिपी हुई सच्चाई को सामने ला रहा है। मतलब हम बनाम वो वाली मानसिकता। बिल्कुल। उसकी नजर में रिश्ते और अपनापन नियमों से ऊपर हैं, और जब चंद्र ने नियम का पालन करते हुए उसका कोई गलत काम करने से मना कर दिया, तो उसने इसे उसूलों की बात नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत हमला माना। हाँ, चंद्र की ईमानदारी उसके लिए एक धोखा बन गई। ये तो ऐसा है जैसे चंद्र की ईमानदारी एक आईना हो और उस सहकर्मी को उसमें अपनी छवि अच्छी नहीं लग रही। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। चंद्र जैसे लोग ना, वो मौजूदा सिस्टम को चुनौती देते हैं, जहां काम निकालने के लिए छोटे मोटे समझौते आम बात हैं। उनकी मौजूदगी बाकी लोगों को असहज कर देती है। हाँ, क्योंकि वो उन्हें उनके खुद के समझौतों की याद दिलाते हैं। इसलिए चंद्र का उसूलों पर चलना वो उस सहकर्मी को अपनी ही कमी का एहसास कराता है, और वो इस एहसास को नाराजगी का चोला पहना देता है। तो फिर कहानी में आगे क्या होता है? नहीं, दूसरा सहकर्मी उसे समझाता है। अच्छा? वो कहता है कि चंद्र देवता प्रवृत्ति के इंसान हैं और बड़े स्वाभिमानी हैं, और उसे अपनी गलती मानकर सुलह करने की सलाह देता है। और वो मान जाता है? हाँ, वो मान भी जाता है और चंद्र की विदाई पार्टी की तैयारी में लग भी जाता है। लेकिन कहानी एक बहुत ही कमाल की लाइन पर खत्म होती है। कौन सी? पर किस मन से कर रहा था, ये समझना मुश्किल था। वाह, मतलब बाहर से तो सब ठीक हो गया, पर अंदर का मैल साफ हुआ या नहीं, ये एक सवाल बना रहता है। बिल्कुल, और यही कहानी की खूबसूरती है। ये हमें सिखाती है कि बर्ताव में बदलाव हमेशा दिल के बदलाव का सबूत नहीं होता। कहानी का असली संदेश उस सलाह में है जो दी गई थी, मनुष्य को हमेशा अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। सही बात। चंद्र का स्वाभिमान उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो उसे किसी भी कीमत पर गिरने नहीं देते। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये कहानी सिर्फ एक ईमानदार शिक्षक के बारे में नहीं है। नहीं, ये इस बारे में है कि कैसे एक इंसान के उसूल, उसके सिद्धांत पूरे माहौल पर असर डालते हैं और दूसरों को अपना असली चेहरा दिखाने पर मजबूर कर देते हैं। और सोचने के लिए एक अंतिम विचार। कहानी का शीर्षक है कर्म फल।
कहानी चंदर के रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले खत्म होती है। मतलब हमें उनका अंतिम फल नहीं दिखता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर शायद असली फल भविष्य में मिलने वाला कोई इनाम या सजा है ही नहीं। तो फिर क्या है? चंदर के लिए उनका फल उनका अपना अटूट स्वाभिमान है, जिसे लेकर वो रिटायर हो रहे हैं। और उस नाराज सहकर्मी के लिए उसका फल अपनी ही कड़वाहट के साथ जीना है। शायद कर्म का फल तुरंत मिलता है, उस इंसान के रूप में जो हम अपने कर्मों से हर पल बन रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हमारे सामने एक दिलचस्प कहानी है। एक स्कूल शिक्षक हैं चंदर, और हमारे पास जो सोर्स है वो एक कहानी जैसा लगता है, शायद कर्म फल नाम की किसी बड़ी रचना का हिस्सा। हाँ बिल्कुल। ये अंश चंदर जी के जीवन के खास मोड़ पर फोकस करता है। हम देख रहे हैं चंदर के सेवानिवृत्ति के दिन को और उसके बाद का उनका जीवन, और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे कोई इंसान बहुत सादगी से, बिना किसी दिखावे के, अपने जीवन के इस बड़े पड़ाव को पार करता है। सही। चलिए इसे खोलते हैं। तो 58 साल की उम्र में चंदर रिटायर हो रहे हैं, और कमाल की बात यह है कि वो इसे लेकर खुश है, आराम करने का सोच रहे हैं। हाँ, और यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो है उनकी रिटायरमेंट की इच्छा। बिल्कुल साधारण। कोई तामझाम नहीं चाहते वो, कोई बड़ा समारोह नहीं, जैसे शायद सरकारी आदेश भी थे पर उनकी अपनी मर्जी भी यही थी। अच्छा। यहाँ तक कि जो विदाई पार्टी हुई स्कूल में, उसमें भी उन्होंने बस फीकी चाय और कुछ नमकीन बिस्किट लिए। हाँ, ये बात सोर्स में भी है, जबकि अक्सर हमने देखा है या सोर्स बताता है कि अध्यापक रिटायरमेंट पर घोड़ी पर बैठते हैं, आरती करवाते हैं, पूरा शादी जैसा माहौल बना देते हैं। बिल्कुल, वो सब रस्म में। लेकिन चंदर को ये सब पसंद नहीं था। वो बस क्या कहते हैं, स्टाफ के साथ बैठकर, चाय पीकर, शायद गिले शिकवे हो तो माफी मांगकर बस विदा होना चाहते थे। इसमें उनकी विनम्रता दिखती है और व्यवहारिकता भी। देखिए, सोर्स में उनके 2 सहकर्मियों राज और राम की बातचीत का भी जिक्र है। हाँ है। वो लोग चंदर की सादगी की तारीफ कर रहे हैं, उनके टाइम पर आने की, बच्चों को कितने मन से पढ़ाते थे, इस सब की। और साथ में वो इस बात पर भी थोड़ी चिंता जताते हैं कि भाई चंदर के जाने से एक जो युवा सहकर्मी है उस पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। अच्छा, तो रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ? सोर्स बताता है कि करीब महीना भर बीत गया, चंदर स्कूल नहीं गए। हाँ। जब साथियों ने फोन किया तो पता चला कि वो तो लिखने पढ़ने में व्यस्त है, कविताएं, उपन्यास, छोटी कहानियां, इस सब में। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ है उनकी जिंदगी में। मतलब सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने जैसे एकांत और रचनात्मकता को चुन लिया। सही। वो प्रकृति के करीब भी समय बिताते हैं। सोर्स कहता है पक्षियों की आवाज, तीतर की आवाज, इन सब में उन्हें सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे बाहरी शोर से हटकर वो अपने अंदर की दुनिया में रम गए हैं। बिल्कुल। फिर कुछ समय बाद एक दिन वो साइकिल पर स्कूल मिलने भी आते हैं। हाँ, उसका भी जिक्र है। और बिल्कुल साधारण कपड़ों में, कोई खास तैयारी नहीं। विद्यार्थियों और स्टाफ से मिलते हैं पर जल्दी चले जाते हैं। हाँ, ये सोचकर कि ज्यादा देर रुकने से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगी, ये भी उनकी सोच दिखाता है। सही बात है। उनकी ये जिम्मेदारी की भावना रिटायरमेंट के बाद भी दिखती है। और हाँ, उनकी जो कविताएं छपी वो भी काफी पसंद की गई। अच्छा, किस तरह की थी वो कविताएं? उपदेशात्मक थी ज्यादातर, मतलब जीवन जीने की राह दिखाने वाली, मुश्किलों से कैसे निपटें, इस तरह की बात है। तो ये तो हुई रचनात्मकता की बात। फिर कहानी में एक और मोड़ आता है ना? हाँ, कहानी फिर कुछ साल आगे बढ़ती है, रिटायरमेंट के कोई 4-5 साल बाद। अब वो कुछ और वृद्ध हो चले हैं। हाँ। और अब उनके विचारों में जीवन, मृत्यु और शायद किसी बिछड़े हुए साथी, शायद जीवन साथी से दोबारा मिलने की इच्छा, ऐसे गहरे विषय आने लगते हैं। ये काफी स्वाभाविक भी लगता है उम्र के इस पड़ाव पर। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ सोर्स एक और मतलब गहरा विचार सामने रखता है, एक सवाल जैसा। क्या? कि अगर इंसान को ये पक्का पता चल जाए कि भाई पुनर्जन्म होना ही है, तो क्या वो इस पृथ्वी को जल्दी खाली करने में उतावला नहीं हो जाएगा? ओह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है, काफी दार्शनिक। हाँ, ये उनके जीवन के उस दौर की सोच को दिखाता है। तो इस सब का क्या मतलब निकाले हम? चंद्र की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ रिटायरमेंट की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सादगी की कहानी है, कर्तव्य निष्ठा की, और शायद सबसे जरूरी, रिटायरमेंट के बाद भी जीवन में एक मकसद ढूंढने की, चाहे वो लिखना हो या प्रकृति से जुड़ना। बिल्कुल सही कहा। उनकी बाहरी सादगी के पीछे एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, समृद्ध आंतरिक जीवन था। हाँ। उन्होंने दिखावे के बजाय शांति और रचनात्मकता को चुना, और ये उनकी अपनी चॉइस थी। सही। उनका जीवन बताता है कि संतोष शायद बाहरी तामझाम में नहीं, बल्कि अंदर से आता है। हाँ बिल्कुल, एक संतुष्टि का भाव।
तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि सच्ची विरासत आखिर है क्या? क्या वो बाहरी कामयाबियों और बड़े बड़े फंक्शंस में है, या फिर चंदर की तरह एक शांत, मकसद से भरा और अपने आप में संतुष्ट जीवन जीने में? नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम बात करने वाले हैं चंदर के बारे में, उनके जीवन के आखिरी पड़ाव, उनकी पूरी यात्रा। हाँ, हमारे पास एक कहानी है, मतलब एक टेक्स्ट है जो काफी गहरा है। बिल्कुल, जिंदगी, संघर्ष, कर्म, अंत, वो ये सब बातें इसमें हैं। जी हाँ। तो हमारा मकसद क्या है आज? हम समझना चाहते हैं कि चंदर ने असल में जीवन जिया कैसे, है ना? बिल्कुल, और खासकर मुश्किलों के बीच उनका नजरिया कैसा रहा होगा। हाँ, और ये जीवन, मृत्यु, कर्म, इन सब पर उनकी क्या सोच थी? तो चलिए देखते हैं इस कहानी को। तो कहानी शुरू होती है चंदर के, समझिए, बिल्कुल आखिरी दिनों से। वो बहुत कमजोर हो गए हैं, बिस्तर पर ही हैं। पाठ में लिखा है दांत नहीं, रोशनी कम। हाँ, चेहरा भी जैसे भुने बैगन जैसा बताया गया है। काफी विविड डिस्क्रिप्शन है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस हालत में भी वो भजन गुनगुना है, छोटी मोटी कविताएं लिख रहे हैं। वो जज्बा खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। और खाना पीना तो बस तरल ही चल रहा है। और एक बात और, वो कहते हैं क्या? कि उनकी पत्नी कमली वो सपनों में आती हैं, उन्हें बुला रही हैं। अच्छा, तो वो महसूस करें कि शायद जाने का समय आ गया है। लगता तो यही है, और जाहिर है इस हालत में वो अपना अतीत याद करते हैं। बिल्कुल, खासकर पत्नी की मृत्यु का दिन, जिसे वो काला दिन कहते हैं। हाँ, और उनका पूरा जीवन देखें तो आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। बचपन में पिता गुजर गए, फिर माँ के साथ खेती, घर की जिम्मेदारियां, पत्नी का जाना, फिर बेटे की गंभीर बीमारी। रिश्तेदारों ने भी शायद उतना साथ नहीं दिया, ऐसा जिक्र है। हाँ, बेटी का जीवन भी कोई बहुत सुखी नहीं रहा। तो मतलब उनका अपना कहना था कि जिंदगी जैसे कांटों पर ही बीती। काफी मुश्किल सफर रहा। और देखिए, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इतने संघर्षों के बाद भी उनका जीवन को देखने का नजरिया वो कैसे बना? हाँ, क्या सोच थी उनकी जीवन के बारे में? तो पाठ कहता है कि जीवन तो देखो अप्रत्याशित है, कुछ चीजें विधाता के हाथ में, ऐसा वो मानते थे। एक मिसाल दी गई है पेड़ की। अच्छा, क्या मिसाल है? कि जैसे पेड़ धरती से पोषण लेता है, बढ़ता है, आसमान छूना चाहता है, हाँ, लेकिन आखिर में तो मिट्टी में ही मिल जाता है। तो इंसान का भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, ये तो गहरी बात है। मतलब हम भी प्रकृति का हिस्सा है। बिल्कुल। और चंदर के लिए ये शरीर क्या था? बस तत्वों का मिश्रण, मतलब एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। हाँ, मरने के बाद शरीर मिट्टी में, और जो ऊर्जा है वो समझिए आसमान में चली जाती है। और फिर उसका क्या होता है? शायद फिर किसी नए रूप में ढल जाती होगी। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। अच्छा, जैसे शरीर एक कपड़े की तरह, पुराना हुआ तो बदल लिया। बिल्कुल। पाठ में आगे चोला बदलना भी कहा गया है। आत्मा एक चोला उतारकर दूसरा पहन लेती है, ऐसी मान्यता। हाँ, लेकिन इस सारे आने जाने में, इस चक्र में एक चीज थी जिस पर चंदर ने बहुत जोर दिया। वो क्या थी? वो था कर्म, एक्शन, ड्यूटी। लेकिन ये थोड़ा सोचने वाली बात है ना, जीवन इतना मुश्किल, कांटों भरा, बिल्कुल, और फिर भी कर्म पे इतना गहरा विश्वास। हाँ, ये सवाल उठता है, क्यों? क्या ये बस भाग्य मान लेना था, या कुछ और था इसके पीछे? देखिए, ऐसा लगता है कि कर्म ही शायद वो एक चीज थी जिस पर उनका, कह सकते हैं, नियंत्रण था। अच्छा, ये बात है। मतलब भाग्य तो ठीक है, विधाता के हाथ में है, पर कर्म तो इंसान खुद करता है ना, अपने हाथ में है। हाँ, ये बात तो है। तो शायद इसीलिए वो कहते थे कि काम से ही पहचान है, या काम ही पूजा है। मतलब कर्म ही आपको डिग्निटी देता है, इज्जत देता है, हालात चाहे जैसे भी हों। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उनकी बातों में ये झलकता भी था। हाँ, एक मिसाल वो देते थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कौन सी? वो कहते थे कि सागर में जितनी गहरी डुबकी लगाओगे, मोती तभी मिलेगा। हाँ, ये तो बहुत मशहूर कहावत जैसी है। बिल्कुल। और आगे कहते हैं, उथले पानी में तो बस तिनके ही हाथ लगेंगे। सही बात है। मतलब गहरा एफर्ट चाहिए सार्थक नतीजों के लिए। बिना मेहनत कुछ नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। मेहनत करो तो फल मिलेगा। कहानी में फिर एक और बड़ा भावुक मोड़ आता है, जब उनका पुराना दोस्त बद्री उनसे मिलने आता है। अच्छा। अंत समय में। हाँ। चंद्र की हालत तो बहुत खराब है, मतलब चाय का घूंट भी ठीक से नहीं पी पा रहे। लेकिन बद्री की आवाज पहचान लेते हैं, और जैसे उनमें एकदम से जान आ जाती है। पहचान लिया दोस्त को, इतनी कमजोरी में भी? हाँ, और वो बद्री से कहते भी हैं कि
कि अब शायद कमली से मिलने का वक्त आ गया है। इशारा कर दिया उन्होंने, अपनी तैयारी बता दी। और ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं चला। कहानी में लिखा है कि जैसे ही बद्री कमरे से बाहर निकले, हाँ, क्या हुआ? चंदर ने भी अपना ये शरीर, ये हार्ड मांस का घर छोड़ दिया। ओह, उसी वक्त। हाँ, उसी वक्त उनका सफर पूरा हो गया। पाठ कहता है जिस हाल में आया था उसी हाल में चला गया। जैसे कोई नदी सागर में मिल जाती है शांति से। बिल्कुल वैसे ही चंदर जीवन की सांझ में विलीन हो गए, वापस उन्हीं तत्वों में जिनसे बने थे। तो अगर हम इस पूरी कहानी का मतलब जो टेक्स्ट है हमारे पास, उसका सार देखें तो ये एक बड़ा संदेश देता है। क्या संदेश है? मुख्य रूप से ये असल में मुश्किल हालात में भी जीने का हौसला देता है, अच्छे कर्म करने की, ईमानदारी से अपना फर्ज निभाने की प्रेरणा देता है। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। हाँ, और एक लाइन है उसमें, कर्मवीर ही जीवन नैया पार कर सकता है। मतलब कर्म ही रास्ता है। हाँ, और इसमें कर्म फल पर बहुत गहरा विश्वास झलकता है कि जो करोगे वो मिलेगा जरूर, अच्छा या बुरा। बिल्कुल, कि अगर लगन से ईमानदारी से काम किया है तो वो बेकार नहीं जाएगा, फल जरूर मिलेगा। जो कर्म में विश्वास रखता है वो आखिर में जीतता है। ये एक पॉजिटिव सोच है मुश्किलों के बावजूद। तो कुल मिलाकर इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? क्या टेक अवे है? चंदर की ये कहानी हमें जिंदगी की सच्चाइयों पर, कर्म की इम्पोर्टेंस पर, हाँ, और ये आगे जाने का चक्र है जीवन मृत्यु का, उस पे सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, वो पाठ वाली बात फिर याद आती है, प्रभु पुराना चोला उतार लेता है और नया चोला दे देता है। वही चोला बदलने वाली बात, रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है आखिर में। क्या सवाल? कि क्या इंसान वाकई चला जाता है पूरी तरह से, या बस उसका रूप बदलता है? और उसके कर्म, उनका क्या होता है? हाँ, और उसके कर्मों का असर, क्या वो किसी न किसी रूप में यहाँ रह जाता है, उसका फल मिलता रहता है? ये सोचने वाली बात है, इसका कोई सीधा जवाब शायद नहीं है। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। जी।